सभी को नमस्कार। हाँ, अच्छे से। कई लोग मेरे से शिकायत करते हैं कि आप अपने शिविर में स्वास्थ्य की बात नहीं करते हो, तो मैं देखो इतनी तो करता हूँ। अब मेरा थोड़ा उधर ध्यान कम जाता है, क्या करूँ है। हाँ, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि लक्ष्य को देखेंगे, गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाता है। जब लक्ष्य को देखेंगे तो स्वास्थ्य भी ऑटोमेटिकली जितना सेट हो, सबको हमने कौन सा पहलवान कुश्ती लड़नी है, अपना शिविर चलाना है, चलता रहेगा। कोई आदमी स्वस्थ है, उसका पहचान क्या होगा? स्वस्थ मानव का पहचान क्या होगा? है शरीर की पीड़ा ना हो। उल्टा ही सोचोगे, हमेशा खुश रहे। ये देखो शरीर की बात कर रहा हूँ। शरीर के स्वस्थ रहने की पहचान क्या है? स्वस्थ शरीर की पहचान क्या है? व्यवस्था मेरे भाई, जो चीज जिस काम के लिए बनी है उस काम को पूरा करते रहे। मानव लक्ष्य के लिए बना है, उसको पूरा करते रहे, स्वस्थ है। तो मानव लक्ष्य को पहचाने बिना आपका शरीर कितना भी हट्टा कट्टा सही, किस काम आएगा? ये कोई काम का नहीं। और बीमार शरीर से किसी ने लक्ष्य पा लिया तो सार्थक हो गया, क्या फर्क पड़ता है? तो शरीर इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा हमने बना के रखा। एक साध है सब सद है, उधर चलो। कितनी चीजों का ध्यान रखेंगे? तो किसी का ध्यान नहीं रखना है, मानव लक्ष्य का ध्यान रखेंगे तो सबका ध्यान हो जाएगा। नहीं तो बीवी अलग कुछ बोल रही, बच्चा अलग कुछ बोल रहा है, समाज कुछ बोल रहा है, बाजार कुछ बोल रहा है, कितनी चीजों को हैंडल करेंगे? चलिए चले। मानव लक्ष्य क्या है? आप कब आए हो? अभी आए हो? अगले शिविर में मिलेंगे, उत्तरकाशी मिलेंगे। शॉर्ट में बोल, आज नहीं, कोई समय आएगा मैं कर दूंगा। अभी एक फ्लो चल रहा है, उसी को चलाते हैं। हाँ, इसके बाद हापुड़, उसके बाद नागपुर, उसके बाद उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में ज़्यादा समझ में आता है। क्या समुद्र तल से कितने ऊपर उठे हो तो ऑटोमेटिकली कुछ फर्क पड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको मैंने ब्रेक के पहले रखने की कोशिश की, कि इकाइयां मतलब क्रियाशीलता, और क्रियाशीलता मतलब इकाइयां, मतलब आकार, मतलब सीमा, मतलब रूप, मतलब आयतन। ये एक ही सीधी रेखा है। अब दूसरी ओर चर्चा करते हैं। अब हमने ये भी अस्तित्व में देखा कि खाली स्थान है और इकाइयां नहीं हैं, ऐसी भी स्थितियां हैं। तो जहां खाली स्थान नहीं है, जहां इकाइयां नहीं हैं और खाली स्थान है, क्या वहां किसी क्रिया का दर्शन होगा? क्या वहां कोई क्रिया दिखाई देगी? भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया? फिर से रिपीट करता हूं। हमने पाया कि इकाई मतलब क्रिया, और हमने ये भी देखा कि अस्तित्व में खाली स्थान है और इकाइयां ना हो, ऐसी स्थिति का नाम अंतरिक्ष है, वैक्यूम है। जहां केवल खाली स्थान है, इकाइयां नहीं हैं, क्या वहां किसी क्रिया, क्या वहां कोई क्रिया देखने मिलेगी? मिल जाएगी, मिल जाएगी। जहां खाली स्थान है और इकाई नहीं है, वहां क्रिया देखने मिल जाएगी। माइक पकड़ो, बताओ।
अंतरिक्ष के बाहर कोई तारा है मान लेते हैं। अरे फिर वही, ये तुम उल्टा ही सीधा तर्क लाओगे। अभी मेरे को बता रहे थे, बोले आप जो बता रहे हो उसमें साइंस में अलग बहुत सारी जगह कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। मैं कहाँ हो रहा है? तो पहले तो देखो एग्जाम्पल कितना बढ़िया बताया। ये लोग कैसे क्लास में बुद्धू बनाते हैं उसको बता रहा हूँ, और प्रभावित कर देते हैं। बुद्धू भी बनाते हैं और प्रभावित भी कर देते हैं ताकि वो दोबारा आए। तो ये बोतल 2 मीटर आपसे दूर है और आपको इस बोतल को पकड़ना है। हर बार जितनी दूरी चलोगे उससे आधी दूरी चलनी है। तो पहली बार में 1 मीटर चले, अगली बार में आधा मीटर चलेंगे, उसके अगली बार में, अब कभी पहुंचेंगे? तो दूसरे को एक गोटी दे दिया, वो खेलते रहो। और देखो हमने ज्ञान की बात बता दी, इससे ना बताने वाले का उद्धार हुआ ना सुनने वाले का उद्धार हुआ। और लड़कों को लगाया सर बहुत इंटेलिजेंट है, सर की क्लास में ही जाना है। सर पैसा लेके सिंगापुर घूमने चले गए। अच्छा, दूसरी एक बात बोलना चाहता हूं, इन्हीं से जो चर्चा हुई उसी को शेयर कर रहा हूं और हम सबके काम की भी है। देखो अच्छी बात यह है कि अस्तित्व अस्तित्व है। अस्तित्व ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना जैन है, ना बौद्ध है, ना सिख है, ना नागराज जी का है, ना गुरु नानक जी का है, ना किसी और का है, ना किसी वैज्ञानिक का है। अस्तित्व अस्तित्व है, वो किसी नियम से है। उसको समझने का प्रयास हजारों सालों से मानव ने किया है, आगे भी करता रहेगा। काम की बात क्या निकली? कुछ लोग किसी सीमा तक उसको देख पाए, किसी ने पूरा भी देखा होगा, हम नहीं कह सकते किसी ने नहीं देखा होगा, और आम जनमानस के सामने उसको कहने की कोशिश की। जनमानस ने उन लोगों के माध्यम से अस्तित्व को समझा है। आज भी हम विज्ञान को कैसे समझते हैं? हम डायरेक्टली समझ रहे क्या? हम किन्हीं वैज्ञानिकों ने जो थियरीज दिया उन थियरीज के माध्यम से समझ रहे होते। खुशी की बात यह है कि अस्तित्व है और मानव में समझने की ताकत हमेशा हमेशा मौजूद है, और ये काम हमेशा चलता रहेगा। कोई चीज़ को हमने समझा तो इसमें एक बात तो ये आती है कि मेरी कल्पना के अनुरूप अस्तित्व को होना है या अस्तित्व के अनुरूप मेरी कल्पनाशीलता को होना है। ठीक है? अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप समझो कि नहीं समझो, लेकिन समझने ना समझने से मेरी जिंदगी पे फर्क पड़ता है। तो एक तो ये समझ में आया कि जब भी कोई फिलॉसफी, जब भी कोई थियोरी, जब भी कोई वैज्ञानिक कोई भी पॉस्टुलेशन देता है, हम अपने से जोड़ के देखते हैं कि जैसा उसने कहने की कोशिश की है वैसा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो वो कहने की कोशिश कर रहा है उसमें डूबा जाए। इसलिए किसी भी फिलॉसफी को सुनना एक बड़ी क्वालिटी है। सुन पाना, जो कहा जा रहा है, जैसा कहा जा रहा है, क्योंकि हमारी भी एक देखने की ताकत है। तो यदि कोई व्यक्ति फिलॉसफी दे रहा है या साइंस की कोई थियरी दे रहा है, इसका मतलब सामान्य स्वीकृति कहती है कि हमसे कुछ बेहतर देख डाला है। तो यदि किसी ने मुझसे कुछ बेहतर देख डाला है तो एक बार जैसा उसने देखा है वैसा देखने की कोशिश किया जाए, तो हम थोड़ा सा अप्रोच कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ कहा जा रहा है यदि ठीक कहा जा रहा है तो उसकी पहली पहचान ये है कि उसमें लॉजिकल कंसिस्टेंसी दिखाई देगी। मिनिमम आज की डेट में यदि हम कोई चीज़ को जांचने का जो पहला पैरामीटर है वो उसकी लॉजिकल कंसिस्टेंसी है, उसकी तार्किक स्थिरता है। तर्क को कैसे अपनाएंगे? तो रियलिटी को देखने में, रियलिटी के बारे कुछ कहा, उसका विश्लेषण किया, और फाइनली मैं इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरी जिंदगी में आराम आ जाए। अल्टीमेटली मानव कुछ भी समझ रहा है तो क्यों समझ रहा है? क्योंकि वो जीना चाहता है। मेरा जीना हो जाए, जीना हो जाए तो मैं कहता हूं देखो वो ब्लैक होल पे 4 वीडियो आ गए तो हमने ब्लैक होल पे बात करना शुरू कर दिया। मेरी जिंदगी ब्लैक होल में घुस गई है, उसका कोई पता नहीं है।
तो ये हमको ये भी सोचना होगा कि अभी मैं जहां खड़ा हूं उससे अगला क्रम मेरा क्या होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ब्लैक होल को नहीं समझना है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली मैं जीना चाहता हूं। ब्लैक होल के बारे में 4 बातें कर भी लेता हूं, उससे मेरे जीना तो बहुत आराम में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आदमी अपनी समझने की ताकत से ही किसी रियलिटी को समझता है। मेरी समझने की ताकत यदि स्थूल चीज़ों की, सूक्ष्म चीज़ों की नहीं बनी है तो मैं फिर से कुछ नया नया बोलने लगता हूँ। उससे मेरा अहंकार ही बढ़ गया है। मेरी ज़िंदगी में कोई सरलता आई है, आराम आया है, ऐसा तो पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सार बात इतनी है कि अब किसी भी वास्तविकता को जैसी है वैसा देखा गया का मतलब है उसका तर्क, का मतलब है उसका जीना अलाइंड हो जाए। यदि जीना अलाइंड हो रहा है तो इसका मतलब है अपने काम की बात है, नहीं तो फिर बहुत सारी बातें दुनिया में होती रहती। तो ये जो बात मैंने कही, इसको थोड़ा सा, इससे अब ये समझ में आ गया कि जब इकाई नहीं है, क्या यहां किसी क्रिया का प्रमाण मिलेगा? उसके बाहर तो तारा होगा ही, वहां तो क्रिया हो ही रही है, इकाई में ही क्रिया है। लेकिन जहां इकाई नहीं है, क्या वहां किसी क्रिया का प्रमाण मिलेगा? वहां क्रिया का प्रमाण नहीं मिलेगा। क्रिया का प्रमाण जब भी मिलेगा तो कहां मिलेगा? इकाई में मिलेगा। इससे हमारा ध्यान इस बात की तरफ चला गया कि सभी इकाइयां क्रियाशील हैं, लेकिन ये खाली स्थान में क्रिया नहीं है, ये खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य वास्तविकता है। एक ऐसी वास्तविकता जो स्वयं में क्रिया शून्य है। ये समझने लायक बात है। तो पूरी सृष्टि कैसी है? क्रिया शून्य में, असीम क्रिया शून्य वास्तविकता में अनंत क्रियाशील इकाइयां। क्रिया शून्य, अब थोड़ा सा इसको भी और कनेक्ट कर सकते हैं। देखो अब ये समझ में आ गया कि क्रिया शून्य एक रियलिटी ऐसी भी है जो क्रिया शून्य है। यदि क्रिया शून्य है इसका मतलब वो इकाई नहीं हो सकती। यदि कोई चीज क्रिया है तो वो असीम नहीं हो सकती। क्रिया होगी तो उसका आकार होना पड़ेगा, उसकी सीमा होनी पड़ेगी, उसका रूप होना पड़ेगा। तो क्रिया शून्यता वो महिमा है जहां हम टेक्निकली ये पहचान सकते हैं कि ये खाली स्थान, ये यदि उसकी कहीं भी कोई भी सीमा होगी तो उसको इकाई होना पड़ जाएगा। क्रिया से मुक्त कोई वास्तविकता है, ये हमारी वर्तमान कल्पनाशीलता के बाहर है। क्योंकि अभी हमारी जो कल्पनाशीलता है उसमें सारी कल्पना क्रिया की है, और क्रिया से मुक्त कोई चीज हो सकती है और वो वास्तविकता हो सकती है, ये हमारे सामान्य कल्पनाशीलता में नहीं है। तो यहां वास्तविकता जैसी है उसके अनुरूप एक बार उसको एक्सप्लोर करके देखते हैं, उसको जैसा कहा जा रहा है वैसा समझ के देखते हैं। तो ये हमारे ध्यान में आ गया कि एक वास्तविकता, तो 2 तरह की वास्तविकता है, 2 तरह की रियलिटी है। रियलिटी 2 प्रकार की है। एक प्रकार की रियलिटी है जो क्रिया शून्य है, एक दूसरी प्रकार की रियलिटी है जो क्रियाशील है। तो इसी को कहा रूपात्मक। तो एक वास्तविकता रूपात्मक है, एक वास्तविकता अरूपात्मक है। अरूपात्मक का मतलब ही है कि यदि कोई चीज क्रिया नहीं है तो फिर वो इकाई हो नहीं सकती। इकाई हो नहीं सकती तो इसलिए वो आकार से मुक्त है, इसलिए वो असीम है। तो यहां पे देखो, ये क्रिया शून्यता का एक्सप्रेशन ही असीमता है। ये क्रिया शून्यता का एक्सप्रेशन ही निराकार है, क्रिया शून्यता का एक्सप्रेशन ही अरूप है। क्रिया शून्यता का मतलब ही अखंडता है, क्योंकि खंड होना भी क्रिया है। अद्वितीय वही सेंस है। प्रभावित होना भी क्रिया है, प्रभावित करना भी क्रिया है। इसका मतलब है ये सारी चीजें यदि बहुत क्लियरली खाली स्थान की किसी एक महिमा को बहुत गहराई से पहचाना जाए तो वो क्रिया शून्यता है।
क्रिया शून्यता को पहचानने से ये इकाई से अलग महिमा है, इस बात पे हमारा ध्यान चला जाता है। तो यहाँ हमने पहचाना कि क्रिया है तो इकाई है, तो आकार है, तो सीमा है, तो रूप है, तो आयतन है। क्रिया शून्यता है तो सारी चीज़ों से मुक्त हो गया। यहीं से हम कह रहे हैं कि हाँ, ये क्रिया शून्यता को ही हम जब आकार में पहचान, सीमा के रूप में पहचान रहे हैं, तो वही असीम है, निराकार है, अखंड है, अद्वितीय है, अप्रभावित है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यदि सभी इकाइयां क्रियाशील हैं, इसका मतलब है सभी इकाइयां बल संपन्न हैं, क्योंकि बल के बिना क्रिया का परिचय नहीं है। तो एक और बात पकड़ में आ गई। यदि सभी इकाइयां क्रियाशील हैं, इसका मतलब है उनके लिए उनके पास कोई बल उपलब्ध है, क्योंकि बल के बिना क्रिया नहीं है। और यदि बल उपलब्ध है तो उनको कोई ऊर्जा उपलब्ध है। सभी इकाइयां ऊर्जा संपन्न हैं, क्योंकि ऊर्जा के बिना बल नहीं है। तो हम कोर में आ गए। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, जैसे साइंस में जब हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा अभी तक हमारे को बहुत क्लैरिटी नहीं बनती है कि यदि ये पूरी सृष्टि में सारी क्रियाशीलता है तो इसके मूल में क्या है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूम रहे हैं तो वो क्यों घूम रहे हैं। कल भी हमने एक मोटी बात की थी कि भोजन करता है तो भोजन करने से मिलने वाली ऊर्जा सीमित है कि असीमित है। यदि मानव केवल शरीर होता तो मानव में ये असीम चाहनाएं क्यों पैदा हो गई। कोई व्यक्ति मरना चाहता है? नहीं मरना चाहता। ये अमरता की चाहना। अभी मैं वो होमो डेस एक बार पढ़ रहा था, तो उसमें उसने कहा कि आने वाली सदी की तीन ही खोज के तीन ही बिंदु हैं कि मानव सुख की निरंतरता को कैसे पा जाए और मानव शरीर की नश्वरता को कैसे पा जाए। एक और था, वो मेरे याद नहीं है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं। स्वयं को शरीर मानते हुए शरीर में सुख की निरंतरता को पाना है। ये बहुत इंटेलिजेंट लोग सोच रहे हैं ना, है ना, बहुत दुनिया को दिशा देने वाले लोग। स्वयं को शरीर मानते हुए शरीर को मरने से मुक्त करना है। तो मुक्त कर भी लिए तो क्या हुआ। तुम्हारे दुख निरंतर हो जाएंगे। कम से कम एक सुखद घटना थी कि शरीर मरता था और दुखों का अंत होता था। यह सुखद घटना है। शरीर का मरना एक सुखद घटना है, क्योंकि किसी पॉइंट के बाद तो यात्रा हैंडल नहीं हो रही है, तो कम से कम यात्रा समाप्त हो जाती है और एक फ्रेश यात्रा शुरू होती है, जहां मेरे को पूर्व की सारी घटनाओं को मैं भूल जाता हूं। उसका कोई प्रभाव तो रहता है, लेकिन घटनाएं याद नहीं रहती हैं। ये अच्छी बात है। तो यदि हमको मानव समझ में नहीं आया तो पूरी हमारी रिसर्च की डायरेक्शन क्या होने वाली है, क्या हो रही है, वो भी एक सोचने की बात है। तो हमको शरीर से सुख की निरंतरता पानी है, तो अभी ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि निरंतरता को चाहने वाला कौन है। शरीर सुख चाहता है कि मैं सुख चाहता हूं। इतनी सी बात है। तो मेरे को लगता है कि बहुत कोर में जाके देखो, दिल्ली में जो काम करने का थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो जब ये पूरे वर्ल्ड में घूम के एजुकेशन देख आए, उसके बाद हम शिविर करते थे। जा भाई, फिनलैंड, सिंगापुर, रॉक्सफोर्ड, ना जहाँ घूम के आना है, सब जगह घूम के शिक्षा समझ के आ जाओ। और जब फिर हम शिविर करते थे तो वो अप्रिशिएट कर पाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अब तो हम सब जगह घूम आए, तो जो कुछ भी वहाँ अच्छा है उसका सम्मान है ही। लेकिन जब कोर में जाते हैं तो आंसर हमारे पास नहीं है, और कोर को हम फिर छोड़ के कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ ये समझ में आया कि इसका मतलब जीवन में विचार करने की असीम ताकत खाने से तो नहीं आ सकती। और खाने का ताकत से रिलेशन होता, ब्रेन का रिलेशन होता, तो यार ये इतनी ऊंची सोच और इतनी निकृष्ट सोच एक ही घर में क्यों पैदा हो गई।
माँ बाप भी वही थे, खाना पीना भी वही था। एक बच्चे का सोच इतना बड़ा हो सकता है और एक ही बच्चे का सोच उसी परिवार में छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ ये ध्यान में आता है कि कम से कम ये सोचने की ताकत हमारे भोजन करने से रिलेटेड नहीं है, सोचने की ताकत शरीर से रिलेटेड नहीं है। आदमी कितना भी सुंदर हो, उसकी सोच कितनी भी कुरूप हो सकती है, और आदमी कितना भी शरीर से कुरूप हो, उसकी सोच कितनी भी सुंदर हो सकती है। क्या लगता है? हो ही सकता है। आदमी कितना भी क्वालिफाइड हो, 25 PhD मार के, बहुत निकृष्ट हो सकता है, मैंने देखा है। और एक सामान्य आदमी जो बिल्कुल 10वीं भी ने ठीक से पढ़ा, उसका सोच बहुत बेहतर हो सकता है। जब हम मानवता के अर्थ में सोच की बात करते हैं, टेक्निकली कोई व्यक्ति बहुत आगे हो सकता है, ये बिल्कुल संभव है। इसी को आदरणीय नागराज जी प्रतिभा और व्यक्तित्व में असंतुलन बोलते थे। प्रतिभा और व्यक्तित्व में असंतुलन, बात करूंगा तो मैं इंटरनेशनल लेवल से कम की नहीं करूंगा, और घर में एक आदमी के साथ नहीं जी पा रहा हूं। ये जो असंतुलन है, प्रतिभा, डेटा, पूरे वर्ल्ड का डेटा मेरे पास है और पूरे संसार की बात मैं करूंगा। डिलीवर क्या किए संसार को? डिलीवर क्या किया? गर्म हवा के सिवाय कुछ नहीं, केवल बातें किया। फिर बातें चाहे घर में करूं कि सेमिनार में करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। असली मुद्दा यह है कि डिलीवर क्या किया। डिलीवर नहीं किया तो अपने खुद को भी तृप्ति नहीं है और संसार में भी हमारी कोई स्वीकार्यता उस तरह से नहीं है। तो काम की बात यह निकली कि सभी इकाइयां अपने आप में क्रियाशील हैं। क्रियाशील हैं इसका मतलब बल संपन्न है, बल संपन्न है इसका मतलब ऊर्जा संपन्न है। अब क्वेश्चन खड़ा हो गया, आखिर सभी इकाइयां यदि ऊर्जा संपन्न हैं तो उनके ऊर्जा संपन्नता का आधार क्या है, उनके ऊर्जा संपन्नता का मूल में स्रोत क्या है? तो यहां पे दो थियरीज की बात कर सकते हैं, 2 या 3। देखिए, एक ये कह सकते हैं कि सभी इकाइयां अपने तरीके से क्रियाशील हैं। तर्क, यदि सभी इकाइयां अपने तरीके से क्रियाशील हैं तो पूरे यूनिवर्स में ये जो सभी इकाइयों की क्रियाशीलता में जो रिलेशनशिप दिखाई देती है, पूरे यूनिवर्स में जो व्यवस्था का स्वरूप दिखाई देता है, सभी इकाइयां एक दूसरे को उपयोगिता पूरकता के अर्थ में पहचाने हुए हैं, ये एक्सप्लेन नहीं होता है। क्योंकि एक घर में बिल्कुल वैसे ही है, जैसे सब मनमानी करें तो घर की हालत क्या होगी। यदि सभी इकाइयां अपने तरीके से ऊर्जित होंगी, अपने तरीके से क्रियाशील होंगी, तो वो परस्पर एक दूसरे के साथ उस बड़ी व्यवस्था के अर्थ में भूमिका को नहीं पहचान सकती, उस कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर हम दूसरी बात कह सकते हैं, किसी दूसरी इकाई से उसको ऊर्जा मिलती है। यदि दूसरी इकाई से ऊर्जा मिलती है और इसकी क्रियाशीलता निरंतर बनी हुई है, और मशीन में, कोई भी मशीन में मशीन लॉस होता है, जो दे रही है उसको मतलब ज़्यादा मिलना चाहिए, तब वो कम दे पाएगी। इसको एक्सप्लेन करने जाएंगे तो पूरा अस्तित्व मीट नहीं करेगा। अच्छा, फिर फाइनली कहाँ से आ रही है? एक इकाई, दूसरी इकाई, दूसरी इकाई, दूसरी इकाई, फाइनली कहाँ तक जाओगे? सार ये भी पकड़ में आया कि तीसरी कोई चीज है नहीं, खाली स्थान है और इकाइयां हैं, तीसरी कोई चीज है नहीं, और सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ उपयोगिता पूरकता को पहचाने हुए हैं। इस प्रकार ऊर्जित है, सभी इकाइयां इस प्रकार ऊर्जित हैं कि एक दूसरे के साथ में परफेक्ट संबंध को पहचानती हैं और उस बड़ी व्यवस्था के अर्थ में लगातार बनी रहती हैं, क्रियाशीलता बनी रहती है। इसका मतलब क्या चीज है? इसका मतलब सभी इकाइयों के ऊर्जा क्रियाशीलता के लिए कोई एक ही स्रोत है, तभी इनमें परस्पर संबंध डिफाइन होता है, तभी इनमें सब में परस्पर उपयोगिता पूरकता डिफाइन होता है, व्यवस्था डिफाइन होता है। तो क्या चीज है जो सभी इकाइयों को सदा सदा के लिए समान रूप से प्राप्त है?
हमेशा ही वो चीज उनको प्राप्त है। तो खाली स्थान एकमात्र वास्तविकता है जिसमें सभी इकाइयां सदा सदा के लिए हैं, और हम कोई ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इकाइयों को उस खाली स्थान से निकाल के बाहर ले जाएं, यह भी संभव नहीं है। तो यहां यह पकड़ में आया कि यह खाली स्थान खाली नहीं है, यह खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है, एक ऐसी महिमा जो स्वयं क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। एक ऐसी महिमा जो स्वयं क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। अब ये हमारी कंडीशनिंग और लॉजिक से मैच नहीं करता है, क्योंकि हमारी जड़ संसार की कंडीशनिंग है ऊर्जा मतलब क्रिया। हमारी जड़ संसार की कंडीशनिंग है ऊर्जा मतलब क्रिया, और अस्तित्व में हमने एक ऐसा ऊर्जा का स्वरूप देखा जो स्वयं में क्रिया शून्य है, लेकिन उसमें होने मात्र से सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। तो खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है। खाली स्थान में होने मात्र से सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। खाली स्थान किसी को ऊर्जा देता नहीं है, क्योंकि ऊर्जा देना भी क्रिया है। खाली स्थान है ना, ना रोकता है ना देता है, केवल है, और उसके होने उसमें होने मात्र से इकाइयां ऊर्जित हैं, ऐसी बात कही। तो खाली स्थान स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है। इसको और समझने के लिए, जैसे हमने ये चर्चा किया था कि इकाई के चारों तरफ ही खाली स्थान है कि इकाई के भीतर भी खाली स्थान है, तो भीतर भी खाली स्थान है। तो हम अणु तक चले गए, फिर हम एटम तक चले गए, फिर हम पार्टिकल तक चले गए। जब पार्टिकल तक गए तो पार्टिकल के अंदर, पार्टिकल के भीतर भी आर पार है क्या? तो पार्टिकल के भीतर भी आर पार है, ये कैसे पता चले? तो किसी पार्टिकल के, किसी परमाणु के कितने छोटे से छोटा भी टुकड़ा करें, वो छोटे से छोटा टुकड़ा भी क्रियाशील रहता है कि नहीं रहता है? वो छोटे से छोटा टुकड़ा भी क्रियाशील है। इससे ये सिद्ध होता है कि उस छोटे से छोटा पार्ट, जिसको हम पार्टिकल से भी नीचे ले जाके छोटा बोल रहे हैं, उसमें से भी ये खाली स्थान आर पार है। तो खाली स्थान की एक और महिमा पता चली कि ये खाली स्थान सभी इकाइयों से आर पार है। इसी को बोलते हैं पारगामी है। कैसे पारगामी है? बिल्कुल ऐसे ही पारगामी है जैसे एक बाउल जिसमें कि पानी है, उसमें लोहे की बॉल है। दूसरा बाउल जिसमें कि पानी है और उसमें रुई का टुकड़ा है। पहला एग्जाम्पल कैसा है? यदि पानी को खाली स्थान मान लें और वो लोहे की बॉल को इकाई मान लें, तो क्या स्थिति है? जहां बॉल है वहां पानी नहीं है, जहां पानी है वहां बॉल नहीं है। जहां जहां बॉल मूव करेगा, पानी वहां से हटता जाएगा और बॉल अपनी जगह बनाएगा। बॉल के मूव करने से यदि पानी हटता है, इकाई के मूव करने से यदि खाली स्थान हटता है, तो क्रिया हो गई कि नहीं? क्योंकि हटना भी क्रिया है और वो क्रिया शून्य है। इसका मतलब एक ऐसी वास्तविकता जो कि ऐसा वाला एग्जाम्पल नहीं है, जो कि थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल है। जैसे रुई एक ऐसा एग्जाम्पल है, जहाँ रुई है वहाँ भी पानी है, और रुई कैसे भी मूव करे वो पानी में मूव करता है। एग्जाम्पल फिजिकल है। हम ये मान लें कि इतनी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रियलिटी जो किसी भी सूक्ष्म इकाई से भी आर पार है और वो ऊर्जा स्वरूप है, उसमें होने मात्र से हर छोटे से छोटा कण भी ऊर्जित है, और पूरी सृष्टि इस प्रकार ऊर्जित है कि सभी इकाइयाँ सभी के साथ अपनी उस पूरकता को पहचान के पूरकता का निर्वाह करती हैं। कैसे निर्वाह करती है? एक और दूसरी एक सुंदर बात है
कि खालिस्तान एक ऐसी महिमा जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। खालिस्तान में कुछ जोड़ सकते, कुछ घटा सकते? जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, उसी का मतलब उसकी स्थिति ऐसी है कि उसमें जोड़ना घटाना नहीं हो सकता है, इसलिए उसका नाम स्थिति पूर्ण है। इसी को पूर्ण भी कहा है। ये पूर्ण है, ऊर्जा स्वरूप है। पूर्ण में होने मात्र से, पूर्ण में होने मात्र से सभी इकाइयाँ ऊर्जित हैं, पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं। अब ये भी एक्सप्लेन होता है, समझ में आता है कि आखिर इस पूरी सृष्टि में इकाइयों का पर्पस क्या है ना? ये सभी इकाइयाँ किस तरफ जा रही हैं, या ये इतना ऑर्गेनाइज्ड कैसे है, सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड कैसे है? तो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है? सभी इकाइयाँ पूर्ण में ऊर्जित हैं। जैसे थोड़ा सा इसको रोक रहा हूँ, जैसे हम कहें जलेबी खाई है, हाँ जलेबी तो कल थी रास्ते में। जलेबी मैदे की होती है। मैदा मीठा होता है क्या? लेकिन जब जलेबी बन गई तो जलेबी पे किसका प्रभाव है? चाशनी का प्रभाव है। चाशनी गर्म है तो जलेबी, चाशनी मीठी है तो जलेबी, चाशनी कलर्ड है तो जलेबी, चाशनी ठंडी है तो जलेबी, और जलेबी का कोई प्रभाव चाशनी पे पड़ा? थोड़ा सा आइडियल एग्जांपल ले लें तो इकाई का कोई प्रभाव चाशनी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्रिया मुक्त है, वो क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य के पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको अप्रभावित कह रहे हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं ये खालिस्तान अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण में सभी इकाइयाँ होने मात्र से अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं, और पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं, पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं। पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित होना आचरण की निश्चितता के रूप में सभी इकाइयों में पूर्णता व्यक्त होती है। पूर्णता क्या है? आचरण की ही पूर्णता है। तो मानव के अलावा सभी इकाइयों में आचरण की निश्चितता ही आचरण की पूर्णता है। मानव के अलावा सभी इकाइयों में सभी इकाइयों का आचरण पूर्णता के अर्थ में व्यक्त है, निश्चित आचरण के अर्थ में व्यक्त है। मानव भी उसी पूर्ण में ऊर्जित है, मानव में उसी पूर्णता की प्यास है, इसलिए मानव अपने में अधूरेपन से मुक्ति पाना चाहता है। कोई भी ऐसी चीज जो उसके अधूरेपन में भय है, कि अभाव है, कि आचरण की अनिश्चितता है, इसलिए हर मानव अपनी पूर्णता को पाना चाहता है, अधूरेपन से मुक्ति पाना चाहता है, क्योंकि वो पूर्ण में ऊर्जित है, पूर्ण में गर्जित है, इसलिए पूर्णता की ओर उसकी गति है। तो मानव का ही लक्ष्य नहीं है, सृष्टि में सभी इकाइयाँ अपने लक्ष्य के साथ हैं। क्योंकि सभी इकाइयाँ इस पूर्णता में ऊर्जित हैं, तो निश्चित आचरण के रूप में अपनी पूर्णता को व्यक्त करती हैं। मानव के अलावा सभी इकाइयाँ बाई नेचर अपनी पूर्णता को व्यक्त करती हैं। मानव उसी आचरण को समझकर अपनी पूर्णता को व्यक्त करता है। भैया, क्या आचरण ही व्यक्तित्व है? आचरण ही व्यक्तित्व है। बहुत बढ़िया, आचरण ही व्यक्तित्व है ना? हाँ जी। ये थोड़ी एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रही है कि खालिस्तानी ऊर्जा का मतलब आधार है ऐसे, और वो जलेबी वाली तो थोड़ी वो लगी नहीं। हाँ जलेबी ठीक लग रही है, क्यों नहीं, जलेबी वो को मतलब वो एग्जांपल थोड़ी एक्सेप्टेबल नहीं हो रही वो भी, क्योंकि जलेबी भी तो अपने शेप में आती तभी तो देखो चाशनी। अब सच्चाई ये है कि सच्चाई तो है उसमें, ना मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते, कुछ और होगा वो ढूंढो। एक रास्ता है, उसको एक्सप्लोर करो। सुनने मात्र से सहमत असहमत होने का कोई ज़्यादा आधार है नहीं। एक्सप्लोर करने के लिए दम लगाओ, दम, कुछ तो समझ में आएगा। सच्चाई ये नहीं होगी तो कुछ और समझ में आएगा। बिना समझे सहमत होने का भी कोई मूल्य नहीं है, बिना समझे असहमत होने का भी कोई मूल्य नहीं। हाँ, लॉजिक में अभी फिट नहीं बैठ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
फिर से वही कहूँगा, अस्तित्व को मेरी कल्पनाशीलता के अनुसार होना है कि मेरी कल्पनाशीलता को अस्तित्व के अनुरूप होना है? मेरी कल्पनाशीलता को अस्तित्व के अनुरूप होना है। एक रास्ता उपलब्ध हुआ है ना, ये इसको पहले पूरा एक्सप्लोर किया जाए, फिर हम कह सकते हैं कि ये अभी पूरा है कि अधूरा है। तो अपने लॉजिक को, तो हमारे लॉजिक की सीमा में सच्चाई नहीं आ रही है, मैं इसको ऐसा ही कहूँगा, है ना। तो हमारे लॉजिक को कैसे एक्सटेंड किया जाए? अभी हमारा लॉजिक कौन सा है? हमारा लॉजिक जड़ संसार का लॉजिक है। जैसे जड़ संसार में एक सूत्र, एक लाइन बहुत कॉमनली यूज की जाती है, सब कुछ परिवर्तनशील है। अरे सब कुछ परिवर्तनशील नहीं है भाई, नियम बिल्कुल परिवर्तनशील नहीं है। नियम का परिभाषा ही है जो कभी नहीं बदलता है। जब हम सब कुछ परिवर्तनशील कह रहे हैं तो हम जड़ संसार के बारे कह रहे हैं। इसका मतलब है ये खाली स्थान जिसको हमने ऊर्जा के रूप में पहचाना, ये खाली स्थान में ना कुछ जोड़ा जा सकता है, ना घटाया जा सकता है, ना इसमें कोई क्रिया है, ना ये प्रभावित किया जा सकता है। हमको सत्य की तलाश थी। सत्य का मतलब कोई ऐसी महिमा जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो हमेशा एक समान बना रहता है, जिसकी महिमा सदा सदा व्यक्त होती रहती है। ये खाली स्थान ही वो महिमा जिसको सत्य के रूप में पहचाना जा सकता है। ठीक है, ये बात ठीक है। अभी हमारा लॉजिक वहाँ तक नहीं जा रहा है, या हमारे लॉजिक में कोई चीज़ फिट नहीं बैठ रही है, समझने की कोशिश करेंगे, यही कह सकते हैं। हाँ जी, नहीं, वैक्यूम कहना ठीक नहीं, स्पेस कहना ज़्यादा ठीक है जी। दो प्रश्न समझना चाहता हूँ अंतरिक्ष के परिप्रेक्ष्य में। तो ये है कि सारी इकाइयाँ, आपने कल कहा था, एक दूसरे से निश्चित। हाँ जी, थोड़ा सा बच्चे, भैया वो भी और इधर भी। अरे गेट खोल दो भाई। बेटा मुंह मत दबाओ, बेटा मुंह मत दबाओ, ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं कर। प्यार से प्यार से प्यार से प्यार से प्यार से। तो उधर से पीछे से चले जाओ, पीछे से चले जाओ। बैठो बैठो बैठो। देखो वो भी क्लास छोड़ के जाना नहीं चाहता। बोले यार मेरे को कैसे बाहर निकाल दोगे। हाँ जी बोलिए। तो सभी इकाइयाँ एक निश्चित स्थान, अपने से एक दूसरी निश्चित दूरी बनाए हुए है। हाँ, तो अंतरिक्ष है, उसमें निश्चित दूरी एक दूसरे से बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी इकाइयाँ एक निश्चित स्थान पर हैं एक दूसरे के। बिल्कुल। तो स्पेस में सर्टेनली इकाइयाँ बहुत दूर तक हैं। बिल्कुल। जैसे सर्कल है उसके दूसरे किनारे पे। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो इकाइयाँ पेरिफेरी में हैं उनका कार्य जो पेरिफेरी मतलब किसकी? स्पेस की। स्पेस की पेरिफेरी। अब ये बहुत मुश्किल हो गया। आप पेरिफेरी कह रहे हैं, इसका मतलब आपने सीमा को देख लिया। नहीं देखा है। इसका मतलब फिर पेरिफेरी नहीं बोल सकते। मतलब तो यू शेप कह दीजिए जो अब ये बहुत सारा जो साइंटिस्ट की तरफ से आ रहा है कि वो स्पेस में कर्व होता है, ये होता है, ये बहुत सारी बातें अपने किसी मैथमेटिकल मॉडल में वो एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं बोल रहे हैं, तो क्योंकि एक मिनट के लिए हाँ, देखिए, जब यदि कह रहे हैं कि स्पेस कर्व होता है, इसका मतलब स्पेस में क्रिया होती है। कर्व होना क्रिया है, लेकिन कर्व वो क्रिया शून्य है। इसका मतलब अभी दोनों को जोड़ के ना देखा जाए, रियलिटी को जैसा कहा जा रहा है अनुसंधान में फिर वैसा ही समझा जाए। एक लेवल की हमारी आर पार हो जाए, फिर दोनों को कहीं जोड़ के देख लेंगे। मैं सिर्फ इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता था कि प्रभाव क्षेत्र जो होता है इकोसिस्टम का, इकाई का, वो कैसे वेरी करेगा उस जगह। ऐसा इसकी कोई सूचना है, या इसको मान लें कि इतना ही मान लें कि हर एक इकाई का अपना प्रभाव क्षेत्र है। प्रभाव कैसे वेरी करेगा, ऐसा पूछिए। स्पेस में जहाँ डिस्टेंट है, नेचुरली स्पेस ज़्यादा है दो इकाइयों के बीच में और इकाइयों के बीच में, और उसका जो आशय मैंने समझा वो यही है कि वो हर एक को स्वतंत्र है, किसी का एनक्रोच नहीं करती है। वही ऐसे ही। हाँ ठीक है। वैसे ही।
एक चीज और मेरे प्रश्न कल से परसों ये जो आपने अभी बोला ना, उसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे चांद अपने प्रभाव क्षेत्र के साथ है, धरती अपने प्रभाव क्षेत्र के साथ है, हर प्लेनेट अपने प्रभाव क्षेत्र के साथ है, तो इनके बीच में इतना दूरी रहना ही होगा कि ये एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र को हस्तक्षेप किए बिना व्यवस्था को पहचान पाए। वैसे एक सीमा से दूरी ज्यादा हो गई तो व्यवस्था को नहीं पहचान, बिल्कुल इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। हाँ, एक सीमा से दूरी ज्यादा हो गई तो व्यवस्था को नहीं पहचानेंगे, एक सीमा के बाद नजदीक आ गए तो एक दूसरे के साथ अव्यवस्था कर देंगे। तो इसका मतलब है पूरे अस्तित्व में जो दूरी का सिद्धांत है वो ये हुआ कि हर इकाई अपने वातावरण सहित है, दूसरी इकाई एक इकाई से इतनी दूरी को मेंटेन करती है कि व्यवस्था के अर्थ में उसको पहचान भी सके और इतनी नज़दीक भी ना आए कि दोनों के प्रभाव क्षेत्र आपस में टकराएं और अव्यवस्था हो जाए। ये इकोसिस्टम है। अब प्रश्न आता है कल्पनाशीलता पे। हाँ, कल्पनाशीलता एक जो मैं समझा हूँ कि हम उसको बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, वो क्रिया शून्य है, ये हम डेवलप कर सकते हैं। मैं अभी सोचता हूँ कि थोड़ा सा ठीक है, रुकते आएगा हैं, बाद में, रुकते हैं, ये हाँ, कल्पनाशीलता पे ठीक, अपन आएंगे। ठीक, हमको ये पहचानना होगा अब यार ये कल्पनाशीलता चीज क्या है। जैसे ये पेन बोलने से प्लास्टिक है, इंक है, ये कल्पनाशीलता बोलने से चीज क्या है, कहाँ से आ गई, तो इसको पहचानेंगे तो हम बहुत नज़दीक जाके बात कर पाएंगे। क्योंकि एक आपका सेंटेंस में कैरी ओवर कर रहा हूँ पिछले लेसन से कि कल्पनाशीलता का प्रयोग व्यवस्था को समझने में करना चाहिए। नहीं तो उसी वो लिए जब वो आए है, तब आप बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही क्योंकि है। अभी हम कल्पनाशीलता अपने हाँ, दौड़ा रहे हैं, वही तो वही उसको वही। कैसे डायरेक्ट वो बिल्कुल जब भी बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुबह जो मैंने बात कही थी, मेरे को लगता है कि मैंने यही बात सुबह कही। अभी हमको ये भी पता नहीं चलता है कि यार मैं क्या समझूं क्या नहीं समझूं, कहाँ मेरा वक्त लगाऊं, कहाँ मेरी ऊर्जा लगाऊं, कहाँ मेरी जिंदगी लगाऊं। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन चारों ओर से बरस रही है मेरे ऊपर, मैं क्या चीज़ पे फोकस करूं। तो एक बार मेरे को मानव और मानव के जीने और जीने की उपयोगिता और जीने का पर्पस समझ में आता है तो कल्पनाशीलता, अच्छा कल्पनाशीलता ऐसी चीज़ है जो अचानक ग्रो नहीं कर रही है, वो स्टेप बाय स्टेप है। तो मेरी पात्रता स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी, तो जिन चीज़ों को समझने की अभी मेरी पात्रता नहीं है, यदि उसमें मैं जूझ रहा हूँ तो हो सकता है फिर मेरे को कभी लगे कि यार मैं नहीं समझ सकता हूँ। तो मैं कहाँ खड़ा हूँ, जैसे आयुर्वेद में किसी का इलाज करते हैं तो रोग का बलाबल और दवाई का बल दोनों को मैच करते हैं। यदि रोग का बल ज़्यादा है और दवाई का डोज उतना नहीं है तो काम नहीं करेगा। जैसे मानव में और गाय में सेम दवाई रहती है, केवल डोज 4 गुना होता है, क्योंकि गाय का वेट मानव के शरीर से लगभग 300-400 किलो की गाय रहती है। यदि डोज कम रह गई तो दवाई काम नहीं करेगी, डोज ओवरडोज हो गई तो नुकसान पहुंचा देगी। इसका मतलब है कि ये जो एक असेसमेंट है कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ से मेरे को अपनी यात्रा शुरू करना है और कैसे यात्रा इवॉल्व होते होते पूर्णता को पा जाएगी, ये यदि रास्ता मेरे पास होगा तो मेरे तन मन धन का, मेरी शारीरिक ताकत, मेरी मानसिक ताकत और जो कुछ भी परिवेश मेरा है उसमें मैं अस्तित्व में बेईमानी नहीं है, अस्तित्व में कोई झंझट नहीं है, हम इतनी मेहनत करके क्यों दुखी हो रहे भाई। इसका मतलब है रूट गलत पकड़ा हुआ है, कहीं तो गैप है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है कि यार मैं कहाँ खड़ा हूँ। जैसे गूगल से भी रास्ता पूछते हैं तो क्या पूछता है, डेस्टिनेशन लोकेशन। मेरे को अपनी लोकेशन पता नहीं है, मेरे को डेस्टिनेशन पता नहीं है, अब मैं कितनी भी यात्रा करता रहूं, चल तो मैं बहुत सारा लिया हूं, पहुंचा कहाँ हूं ये पता नहीं चलता है। तो जब तक लोकेशन और डेस्टिनेशन की क्लैरिटी नहीं है तो एक विधिवत जर्नी नहीं है, एक सिस्टमेटिक जर्नी नहीं है, रैंडम जर्नी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो रहा है। जी एक सवाल थोड़ी देर पहले जो सर से पहले जो भाई साहब ने पूछा कि स्पेस जो है, खालिस्तान जो है वो क्रिया शून्य है, लेकिन उसमें जो इकाई है वो क्रियाशील है। क्या उसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन तो है लेकिन महसूस नहीं होती, और उसी ऑक्सीजन के वजह से हम सब सांस ले रहे हैं, हम सब क्रियाशील हैं। क्या ये ठीक है ऐसा कहना? ठीक है, समझने के लिए आपको मदद करता है तो अच्छी बात है, पर सच्चाई समझ रहे कि कहीं और पहुंच गए वो भी धीरे धीरे देख लेंगे।
बढ़िया, आगे चलो। हाँ, खालीपन और निर्वात में कोई अंतर है या दोनों सेम चीज है? फिर से बोलिए। खालीपन और निर्वात, निर्वात। वैक्यूम, दोनों में कोई अंतर है या सेम चीज है? नहीं नहीं, अंतर कैसा है? देखो, जब निर्वात कह रहे हैं तो वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड सिचुएशन है। वो सिचुएशन हमने क्रिएट किया है कि कहीं से हमने हवा को बाहर निकाल दिया, अब उस खाली जगह में कोई इकाई नहीं है, हवा ही थी, हमने बाहर निकाल दी। लेकिन अब उस खाली जगह पे बाहर की तरफ से, चारों तरफ से उस जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो उसके ऊपर लगा ही हुआ है। तो जब हम निर्वात की बात करते हैं तो वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगातार बना ही हुआ है। जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं वो नेचुरल है, वहाँ कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर नहीं लगा हुआ है। इसलिए अंतरिक्ष में पहुँचने के बाद जो सैटेलाइट हमारा घूमता है उसको हमको घूमने के लिए ऊर्जा नहीं देनी पड़ती, क्योंकि एक धक्का मार के छोड़ देते हैं, और वो धक्का मार दिया, रोकने वाली कोई चीज़ है नहीं, तो बढ़िया घूमते रहता है। उसमें जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसके लिए सोलर पैनल लगा के उसको कोई एनर्जी देते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब निर्वात कह रहे हैं वो किसी धरती के वातावरण में कोई चीज़, कोई स्थिति हमने क्रिएट की है। जब अंतरिक्ष कह रहे हैं वो प्रकृति सहज विधि से एक स्थिति है जहाँ केवल खाली स्थान है, इकाइयाँ नहीं हैं। तो हम ये कह सकते हैं क्या यूनिट और खाली स्थान के अलावा एक चीज और है जो निर्वात है? दत्तरिक, ऐसा मत बोलो। निर्वात वो जगह है जहाँ केवल खाली स्थान है, यूनिट नहीं है, लेकिन ये हमारे द्वारा क्रिएटेड है, स्थिति वही है। खाली स्थान में इकाइयाँ नहीं हैं, उस स्थिति को हम निर्वात कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोले आप? परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते किसी एक लेवल का। वो जो धरती पे जो लोग स्पेस शटल में जाते हैं उनके लिए तो कुछ क्रिएट करते हैं ना, वो धरती पे ही रह के वैसा ही फील करते हैं। हाँ, ग्रेविटेशन हटाते हैं, वो ग्रेविटेशन हटाते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं। सर, जैसे आपने जलेबी और चाशनी का एग्जाम्पल दिया, तो जब तक जलेबी में उसका चाशनी का प्रभाव तब तक नहीं आएगा जब तक उसको चाशनी में नहीं डालेंगे, लेकिन जैसे उसको चाशनी में डाला तो चाशनी में तो क्रिया हो गई ना। ठीक है, एग्जाम्पल तो जड़ ही है, जड़ को एग्जाम्पल तो परफेक्ट नहीं हो सकता, परफेक्ट तो वही है जो स्थिति है, तो उसी को समझेंगे तो बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल केवल वहां तक अप्रोच करने के लिए है ना। तो अब क्या चीज़ हो गई, क्या चीज़ हो गई? तो ये कहने की कोशिश है कि ये खाली स्थान खाली नहीं है, ये खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है, और इसमें होने मात्र से सभी इकाइयाँ अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। ये चीज को बोलने से हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। सर, एक क्वेश्चन है भैया। हाँ हाँ, ये जो खाली स्पेस है ये ऊर्जावान है, तो क्या कोई इकाई इनसे ऊर्जा ले सकती है? जैसे हम दोनों के बीच में ये जो स्पेस ले ही रही है, जैसे ऐसे नहीं, जैसे ऐसी कल्पना करें कि इलेक्ट्रिसिटी की लाइन फ्लो कर रही है, इस पूरे हॉल में, पूरी बिल्डिंग में लाइन फ्लो कर रही है, उसमें करंट है। करंट किसी को देता है कि हर इकाई अपने वोल्टेज के अनुसार करंट ले लेता है और अपनी एप्लीकेशन के अनुसार परफॉर्म कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल तो फिर एग्जाम्पल ही है, जड़ी है, बात किसी और चीज की कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान में आ गया कि जिस तरह से और हो सकता है फ्यूचर में हम उस स्थिति को पालें कि एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लोट कर रही है और घर घर अपनी पात्रता अनुसार एटमॉस्फेयर से इलेक्ट्रिसिटी ले लेगा। जैसे अभी हम मोबाइल और टीवी यूज करते हैं, तो मोबाइल और टीवी एटमॉस्फेयर से कोई चीज को ले रहा है और हम उसको यूज कर ले रहे हैं। कल इलेक्ट्रिसिटी भी हम ऐसी एटमॉस्फेयर में ला सकते हैं। इस तरह की भी बातें कभी कभी सुनते रहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक कोई स्थिति, ये खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है, इसमें होने मात्र से हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। कैसे? तो बोला, एक तो ये कहा कि हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। पात्रता का मतलब रिसीविंग कैपेसिटी। हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है और पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित है, क्योंकि वो पूर्ण है, पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित है,
पात्रता अनुसार ऊर्जित है तो जड़ संसार उसको पाकर, इसलिए इसको ऊर्जा स्वरूप बोला, इसी को मूल ऊर्जा बोला, इसी को निरपेक्ष ऊर्जा भी बोला, क्योंकि इसका दूसरा कोई कारण नहीं है, इसलिए इसका नाम निरपेक्ष ऊर्जा है, मूल ऊर्जा है, साम्य ऊर्जा है, क्योंकि सदा सदा के लिए सभी को समान रूप से प्राप्त है, इसलिए इसी का नाम साम्य ऊर्जा है। तो जड़ संसार मूल ऊर्जा को पाकर, मूल ऊर्जा को पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त है, क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त है। क्या क्रिया? भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया। तो जड़ संसार मूल ऊर्जा को पाकर भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया के रूप में व्यक्त होता है। प्राण संसार मूल ऊर्जा को पाकर स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है। स्पंदन मतलब सेल का सांस लेना, सांस लेने से सेल फूल गई, सिकुड़ गई, ये फूलना सिकुड़ना, इसको स्पंदन बोलते हैं। तो प्राण संसार मूल ऊर्जा को पाकर स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है। जीव संसार, पशु पक्षी, आप पशु पक्षी के आचरण की बात कर रहे हैं, शरीर में तो स्पंदनशीलता होता ही है। जीव संसार उसको पाकर संवेदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है। संवेदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है। संवेदनशीलता पशुओं में पाई जाती है। संवेदनशीलता मतलब अपना पराया को पहचानते हैं, अपने बच्चों को पहचानना, उनके लिए जो कुछ भी करना है ना, उनको खिलाना पिलाना बचाना। तो जीव संसार में वो संवेदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है। भ्रमित मानव में वो कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। जागृत मानव में वो संज्ञानशीलता के रूप में व्यक्त होता है। इतनी जर्नी है संज्ञानशीलता। देखो, संवेदनशीलता पशु से शुरू हो गई है ना। हम संवेदनशीलता को अभी हम अच्छे से अच्छे मानव को जो है संवेदनशील मानव के रूप में पहचानते हैं। उसका भ्रूण हमको पशु में भी दिखाई देता है। बढ़िया है। प्लांट्स नहीं, उसको स्पंदनशीलता बोलते हैं। अभी देखो, हमारी बहुत आखिर शब्द तो शब्द ही है। किसी क्रिया के साथ हम किसी क्रिया को हम शब्द से पहचान रहे होते हैं। तो क्रिया को पहचानने जाएंगे तो पता चला कि पेड़ पौधों में स्पंदनशीलता होती है, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया होती है। सांस लेने और छोड़ने के अर्थ में वो अपने परिवेश में जो भी अनुकूल चीज़ें हैं और जो भी प्रतिकूल चीज़ें हैं उनको पहचानते हैं। उसको हम संवेदनशीलता बोलने लगें तो मेरे को नहीं पता है ना। क्रिया क्या हो रही है और कैसे उसको पहचानें। पशुओं का मैक्सिमम एक्सप्रेशन संवेदनशीलता के रूप में दिखाई देता है। मानव का कल्पनाशीलता के रूप में एक्सप्रेशन दिखाई देता है। ये कल्पनाशीलता से हमने जिंदा रहने को पहचान लिया है। कल्पनाशीलता ही मानव में संवेदनशीलता के रूप में भी व्यक्त होती है। कल्पनाशीलता से हम ज्ञान को पहचान लेते हैं तो यही संज्ञानशीलता के रूप में व्यक्त हो जाता है। तो इससे क्या समझ में आया
जड़ संसार से मूल ऊर्जा मिनिमम व्यक्त होता है और पूर्ण जागृत मानव उसको पूर्ण रूपेण व्यक्त कर पाता है, पूरी तरह से व्यक्त कर पाता है। तो मानव के पास वो ताकत है कि मानव इस सृष्टि को पूरी तरह से समझ सकता है, व्यक्त कर सकता है, पूरी तरह से व्यक्त कर सकता है, व्यक्त कर सकता है, इसलिए उसको व्यक्ति कहा है। व्यक्ति का संज्ञा, व्यक्ति मानव को क्यों बोला? व्यक्त कर सकता है। इसलिए यदि परिभाषा से जाएंगे तो मन से संचालित हैं, इसलिए हमारा नाम मानव है। संपूर्ण को व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए हमारा नाम व्यक्ति है। परिभाषा से जाएंगे तो अभी हम मानव हैं, व्यक्ति होना शेष है, क्योंकि अभी जो व्यक्त करते हैं उसमें लड़ाई हो जाती है। अभी ऐसा व्यक्त होते हैं कि घर में ही जूझना पड़ जाता है, अपने में ही जूझना पड़ जाता है। तो अभी हम व्यक्त हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे? हो पा रहे, लेकिन व्यक्त होने में अपूर्णता है, पूर्णता नहीं है। तो मानव की अभिव्यक्ति पूर्ण हो जाए, इसी का नाम संज्ञानशीलता है कि उसका भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाए और उसके माध्यम से दूसरे भी अपने भाव और विचार को सुखदायी पा लें, भय, अभाव, असुरक्षा से मुक्त होकर सुकून के साथ जी पाए। जैसे पशु में संवेदना होती है, थोड़ा माइक दूर कर लें। हाँ, पशु में संवेदना होती है, तो जब पशु में संवेदना हो सकती है और हम में भी, मानव में भी है, लेकिन हम संवेदना की जगह कल्पना को दौड़ाते हैं। हम तो संवेदना की जगह संवेदनहीन भी होते हैं। यही कल्पनाशीलता का महिमा है कि हर मानव को जितना उन्नता अवकाश है उतना ही अवनता अवकाश है। हर मानव जितना ऊपर उठ सकता है उतना ही नीचे भी गिर सकता है। यही अधिकार मानव के पास है, पशु के पास ही अधिकार नहीं है। पशु वंश के अनुसार ही जिएगा। लेकिन अभी तो ये दोनों को जानने के बाद श्रेष्ठ पशु ही लग रहे हैं। हम लोग कल्पनाशीलता को तो गलत दिशा पे ही ले जाते हैं। ये जो बात अभी डॉक्टर साहब ने कुछ देर पहले कही थी कि कल्पनाशीलता को किस दिशा में ले जाएं और क्यों कल्पनाशीलता मानव के पास उपलब्ध है। हमको कल्पनाशीलता को सही दिशा में ले जाना नहीं आया तो मेरी पूंजी ही मेरे दुख का कारण बन गई। हाँ, ये समझ में आ रहा है। मेरी पूंजी ही धरती पे ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग का कारण बन गई, क्योंकि मेरे को अपनी पूंजी को ही सही दिशा में इस्तेमाल करना नहीं आया। बिल्कुल ठीक। और ये शिक्षा की जिम्मेदारी है, यही माता पिता की और समाज की जिम्मेदारी है कि अपने परिवार में पैदा होने वाले बच्चों की कल्पनाशीलता को देखो। ये सोचने की बात, अभी यदि हमारे परिवेश को देखें तो हमारी कल्पनाशीलता को हम सच्चाई को पहचानने, कल्पनाशीलता क्यों है अब क्या समझ में आ गया? कल्पनाशीलता सच्चाई को पहचानने के अर्थ में है कि कल्पनाशीलता जमीन छोड़ने के अर्थ में है? ये लो, सच्चाई को पहचानने के लिए। अभी हमने जमीन छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी? हमको तो अवतार 2 अच्छी लगती है, हमको तो अवतार 2 में ही जिंदगी दिखती है, क्योंकि ये सच्चाई है। क्योंकि हमारी कल्पनाशीलता, तो जितना हम वीडियो गेम्स देखते हैं, जितनी मारपीट देखते हैं, जितनी तरह का वीडियो गेम्स में है ना, जो कुछ भी, मुझको तो बहुत पता नहीं है क्या क्या आता है। मेटावर्स भी आ गया अब तो है, मेटावर्स जो बोल रहे हैं, काल्पनिक। हाँ, और वो तुम्हारे जैसा कोई दूसरा भी है, इधर जो घर में है वो समझ में आ नहीं रहा है, अरबों मील कोई तो तुम्हारे जैसा भी है। फिर हम वो यूनिवर्स ट्रैवल कर रहे हैं, क्या करते हैं? टाइम ट्रैवल, है ना। तो सारी चीज़ें केवल वहाँ हैं जो जिंदगी से हमको दूर ले जाए, जो जिंदगी के पास, क्योंकि हमको भी जिंदगी की समझ नहीं है तो कहीं तो मन लगाना है। तो कुछ देख के अपना मन कहीं लग जाता है, किसी ने अपना मन कहीं लगाया है। तो सारी कल्पनाशीलता का पर्पस ही इतना है कि वो वास्तविकता को पहचान सके। इसलिए 2 बढ़िया सूत्र हैं। कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है
स्वानुशासन है। कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु, कल्पनाशीलता मतलब समझने की ताकत, समझने की ताकत मतलब अस्तित्व जैसा है वैसा समझ लिया, वैसा समझ लिया तो वैसा जी लिया। तो कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु जानने में है, रियलिटी को पहचानने में, अनुभव करने में है और वैसा जीने में है। उसी का नाम स्वानुशासन और क्या बोलेंगे, स्वनियंत्रण। स्वानुशासन, स्वनियंत्रण, इसी का नाम स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की बढ़िया परिभाषा है, स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना ही स्वतंत्रता है। अभी हम उम्र बढ़ने के साथ साथ वातावरण के दबाव से मुक्त हो रहे कि वातावरण के दबाव में और ज़्यादा आते जा रहे, ज़्यादा आते जा रहे। तो इसका मतलब ही है कि कल्पनाशीलता का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु, पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, रियलिटी जैसी है उसको वैसा समझना है, जानना है, जीना है। और कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वराज्य है। स्वराज्य मतलब खुद का राज, राज, राज मतलब अपने आप में झंझट, राज नहीं, स्वयं का वैभव। तो स्वराज्य का मतलब है सभी सुखी हो जाएं, सभी स्वस्थ रहें, सभी परिवार समृद्धि के साथ जिएं, समाज भय से मुक्त हो, प्रकृति में संतुलन हो। इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। दम है तो ये करके दिखाओ। बेकार अपने आप को, है ना। तो भैया सारा IIT, सारा IIM, सारा IES, सारा जितना भी ऑक्सफोर्ड और लास्ट में एलन मस्क। भैया दम है तो ये करके दिखाओ। किसी में भी संसार में दम है तो ये प्लेनेट शानदार है, इतनी शानदार नदियां, इतना शानदार खूबसूरत प्लेनेट, उसको हम तबाह करके और फिर हम चांद पे जाएंगे, हम मंगल पे जाएंगे, फिर वहाँ कॉलोनी बसाएंगे जहाँ ऑलरेडी बसी हुई है। इसको ठीक से बसवा दो। दम है तो करके दिखाओ। ये हर व्यक्ति के लिए चैलेंज है। विश्व के अधिकतम प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए, अधिकतम पद वाले व्यक्ति के लिए और हर सामान्य व्यक्ति के लिए दम है तो जहां जी रहे हैं उसको स्वर्ग बना के दिखाओ। इसको नर्क बनाएंगे और दूसरे में भी तुम ही जाओगे, वहां भी नर्क बनाओगे। हाँ जी, माइक पीछे। भैया अभी जितने भी रियलाइज्ड बीइंग हैं जो ये ज्ञान को रियलाइजेशन जिनको हो चुका है, जिनको रियलाइजेशन हो चुका है, जिनको ये ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है, जिनको एनलाइटनमेंट हो चुका है, अगर मानव का मूल लक्ष्य यही है कि स्वराज्य हो, सब जगह शांति हो, सब जगह, तो वो जो एनलाइटन बीइंग हैं वह ये सब क्यों नहीं करके मतलब समाधि लेने से पहले ये सब करके क्यों नहीं जाते वो? अभी इधर वाले तार मत छेड़ो। समाधि से व्यवस्था अवतरित नहीं होती है। तो जो भी जाने समाधि में जीने का ज्ञान नहीं होता है। समाधि से एजुकेशन सिस्टम नहीं निकलता है। समाधि से व्यवस्था का स्वरूप नहीं निकलता है। समाधि से मानव शरीर के सुख दुख से परे हो जाता है। भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है। लेकिन उसको जीने के लिए उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता है। ऐसा आदरणीय नागराज जी ने प्रमाणित किया और परंपरा ने भी प्रमाणित किया। हजारों लाखों समाधि इस देश में कोई नई बात नहीं है। इस देश के लिए समाधि कोई नई बात नहीं है। चलिए समाधि गलत, इसलिए उसके बावजूद भी हम जैसा जी रहे हैं, हमारे सारे बच्चे कनाडा ही जाना चाहते हैं। चलिए समाधि गलत वर्ड हो गया। इसलिए समाधि हमारी परंपरा की अधिकतम चोटी है। उससे बड़ी कोई चोटी हमारे पास है भी नहीं। तो समाधि कोई स्वांत सुखाय चीज है। समाधि कोई हिमालयन टास्क है। लेकिन समाधि से एक परिवार के जीने का स्वरूप, समाधि से मानव की समझ, परिवार के जीने का स्वरूप, शिक्षा का स्वरूप, व्यवस्था का स्वरूप, ये सब बाहर है। इसलिए समाधि हमारे जीने में सहयोगी नहीं हुई। मान लीजिए समाधि गलत वर्ड हो गया। हाँ,
आप एनलाइटेंड बीइंग हो गए हैं और आप अल्टीमेटली चाहते हैं कि सभी जगह शांति हो, क्योंकि आप वही चीज़ बांटना चाह रहे हैं, तो वो हर जगह क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रहा है? हर मानव क्यों? देखो, दो ही संभावना है। इसका मतलब अभी एनलाइटनमेंट एक शब्द है, अगेन वो गलत हो गया मान लीजिए, उसका पता नहीं कि उसका मीनिंग आपके लिए क्या है या सामने वाले के लिए क्या है। देखो, सूत्र ये है, कम विकसित अधिक विकसित का मूल्यांकन नहीं कर सकता। 10वीं में पढ़ने वाला पीएचडी का मूल्यांकन कर सकता है क्या? लेकिन 10वीं में पढ़ने वाला पीएचडी वाले को देख के पहचान लेता है कि मैं इससे सीख सकता हूं। मैं उसका मूल्यांकन तो नहीं कर सकता, पर मैं उससे सीख सकता हूं। तो मेरे को लगता है कि अभी इस तरफ जाने का कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है। अपन अपना पहले हम कैनवस पूरा देख पाएँ कि यार वाकई में ये एनलाइटनमेंट यहाँ किसको बोल रहे हैं और अब से पहले किसको बोल रहे थे और क्यों ये नहीं हो पा रहा है। जब कर्मशीलता की आप बात बोले, जब स्वराज्य की बात बोले, तो ये सवाल उठा। हाँ, वो ठीक है, आपका सवाल में कोई दिक्कत नहीं। हजारों साल से हम बोल ही रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, और हमारे कुटुंब टूट गए। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। जिनके कल कुटुंब थे वो आज नहीं है, जिनके आज है वो कल नहीं रहेंगे। बचा लो, नहीं बचा पाएंगे। क्यों? मानव की समझ नहीं बनी। वे जिस चीज़ के साथ नहीं जी पा रहे हैं, कंप्यूटर की समझ बनी तो कंप्यूटर के साथ में जी रहे हैं। हर साल कंप्यूटर का नया वर्जन आ जाता है। मानव के साथ जी रहे हैं, लगातार और डर के भाग रहे हैं। अब शादी करना ही बंद कर दिया है। तो इसका मतलब है कि मानव की समझ हमारी नहीं बन रही है। अब एनलाइटनमेंट कोई भी रहा, उससे मानव की समझ नहीं बनी, ये निकल के आ गया। अब आपके लिए जो अच्छा लगा वो आपकी मौज है, सबका सम्मान है, सबका स्वागत है। लेकिन मानव की समझ बनी होती तो हम अपने परिवारों में जी पाए होते, हम उसको एजुकेशन में ला पाए होते। यदि साइंस की क्यों महिमा आज है, क्यों हम उस जगह से आ गए जब विज्ञान को अपनी बात कहने के लिए धर्म की परमिशन की ज़रूरत थी, आज धर्म को अपनी बात कहने के लिए विज्ञान सम्मत है ये बोलना पड़ता है, तब कोई सुनता है। क्यों इस जगह में आ गए? क्योंकि विज्ञान ने जितना किया उतना प्रमाण दे दिया। हम आत्मा परमात्मा बोल रहे हैं, प्रमाण नहीं है। प्रमाण मतलब यदि हम आत्मा परमात्मा को समझते हैं तो कम से कम मानव के साथ तो जी पाएं। मानव के साथ हम नहीं जी पा रहे हैं। इसका मतलब पता नहीं क्या एनलाइटनमेंट हुआ है, जी तो नहीं पा रहे। और उसको शिक्षा में दिए बिना कोई महापुरुष दुनिया में सबको स्वीकार होगा, ये संभव नहीं है। कोई साधना सबको स्वीकार होगी, ये भी संभव नहीं है। लेकिन एजुकेशन सबको स्वीकार होगी। एजुकेशन का मतलब है यूनिवर्सल, लॉजिकल, प्रैक्टिसेबल, वेरीफाइबल, रेप्लिकेबल। तो इसका मतलब है जिस तरह से जड़ संसार के नियम हमने पहचाने और उसको हमने वेरीफाइएबल मोड में लाके शिक्षा में परोस दिया, उसी तरह से यदि चैतन्य संसार के नियम हम पहचानते हैं, उसको भी हम, ये क्या समाज में प्रयोग चल रहा है। जैसे जैसे ये प्रयोग फैलता जाएगा वैसे वैसे लोगों में जीने के लिए स्वीकृतियाँ आएंगी और लोग रिकग्नाइज करने लगेंगे, हाँ कुछ काम की बात है। किसी समय के बाद सिस्टम उसको लेना शुरू कर देगा। ऐसे ही होता है, किसी भी साइंटिफिक थ्योरीज के साथ भी ऐसे ही होता है। वो लंबे समय तक लोगों के बीच में चलती हैं, कोई पॉइंट के बाद सिस्टम उसको स्वीकारते हैं। बढ़िया भैया, एक सवाल है, स्पेस के बारे में ही है फिर से। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने मुझसे ये पूछा कि उसका एक क्लासमेट है, जैसे वो क्लास में आए या आसपास आए तो उसको बहुत इरिटेशन होने लगता है। कभी उनकी लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई बात भी नहीं हुई पूरे सेमेस्टर भर, लेकिन वो हमेशा मुझसे ये पूछती थी कि पता नहीं मुझे ऐसा फीलिंग क्यों आती है कि इसमें स्पेस का, ये जो खाली स्पेस है उसका कोई रोल, स्पेस क्रिया शून्य है, वो क्या करेगा? फिर ये नेगेटिविटी क्यों होती है? अभी रुक जाओ, नेगेटिविटी सारी जीवन की महिमा है। दो मानव के बीच का समीकरण है, दोनों को एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है किसी भी कारण से, तो इसमें व्यापक की कोई बात नहीं। अब आप क्वेश्चन मत करो, मैं ही बोल दूंगा। बात पूरी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की जगह में आते हैं। चलिए, जितनी बात हुई एक बार, जितनी बात हुई, कितनी बात हो पाई? तो हमने कहा कि अभी तक पिछले 5 दिनों में हमने इकाइयों और इकाइयों को समझने की कोई कोशिश की। धीरे से ये भी ध्यान में आया कि ये इकाइयाँ बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, इनमें आचरण की निश्चितता है। हम समझना चाहते हैं कि इन सारी इकाइयों में आचरण की निश्चितता के मूल में, इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन के मूल में, या ये सब कहाँ से प्रकट हो गया, हम इसको समझना चाहते हैं। ये इकाई कहाँ से आ गई,
ये खाली स्थान कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, है ना। ये फंडामेंटल क्वेश्चन पे हमारी थोड़ी सी बात हो जाए तो हमने देखा कि ये खाली स्थान अपने आप में जिसकी सीमा को नहीं पहचाना जा सकता है या जिसकी सीमा नहीं है, दोनों बातें हो सकती हैं, उसको असीम कहा। थोड़ा बच्चों को संभाल के रखो। उसको असीम कहा, उसका कोई सीमा नहीं पहचान सके इसलिए निराकार कहा, अरूप कहा, पारदर्शी कहा, अखंड कहा, अद्वितीय कहा, अप्रभावी कहा, सभी इकाइयों से आर पार है इसलिए पारगामी कहा। इसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है इसलिए पूर्ण कहा। और खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है, उसी को मूल ऊर्जा कहा, क्योंकि सभी इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है, मूल है और इसका दूसरा कोई कारण नहीं है, इसलिए निरपेक्ष ऊर्जा कहा। और ये सभी इकाइयों को समान रूप से उपलब्ध है इसलिए एक नाम साम्य ऊर्जा दिया। और हमने ये भी देखा कि खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य, एक ऐसी महिमा जो स्वयं में क्रिया शून्य है, एक ऐसी महिमा जो स्वयं में क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। सभी इकाइयाँ अपनी पात्रता अनुसार उसमें होने मात्र से ऊर्जित हैं। जड़ संसार की पात्रता न्यूनतम है, जड़ संसार उसको पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है, प्राण संसार उसको पाकर स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है, जीव संसार में जो जीवन है वो उसको पाकर संवेदनशीलता के रूप में व्यक्त होता है, भ्रमित मानव में कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। कल्पनाशीलता संवेदनहीनता में जा सकती है, संवेदनशीलता में जा सकती है और कल्पनाशीलता ही फाइनली संज्ञानशीलता में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यहीं पे वो सूत्र लागू हो जाता है कि कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है और कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वराज्य है। स्वराज्य का मतलब सभी समझ सकते हैं, सभी सुखी हो सकते हैं, समझ सकते हैं तो अपनी भौतिक और जीवन और शरीर की आवश्यकता को समझ सकते हैं, सभी की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, सभी शांति से रह सकते हैं, छीना झपटी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जिसको कह रहे हैं कि ये संज्ञानशीलता है। अब कुछ फंडामेंटल बातें करते हैं। हाँ जी, एक मिनट धीरे से माइक आने दीजिए। अभी सब जो आ गया प्राण, जीव और मानव, प्राण, जीव, मानव, प्राण, जीव और मानव, मानव को हमने 2 पार्ट कर दिया, एक हाँ। भ्रमित मानव, एक जागृत मानव। बिल्कुल ठीक। तो भ्रमित मानव मीन्स जो दोज हु डू नॉट नो व्हाट इज इट, आज इट इज जो नहीं पहचाना है वो भ्रमित मानव है। क्या बोले? भ्रमित मानव कौन है? भ्रमित मानव कौन है? आई वांट टू नो सर, व्हाट इज द भ्रमित मानव, जागृत मानव? धीरे 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 बोले। भ्रमित मानव कौन है? नहीं नहीं, मैं कौन है पूछ रहा हूँ, वो भ्रमित मानव कौन है, जागृत मानव कौन है, ऐसा पूछ रहे? हाँ सर। अच्छा अच्छा, जो हमेशा सुखी रहता है वो जागृत मानव है और कभी खुशी कभी गम भ्रमित मानव है। समझ में आ गया? भ्रमित मानव को पहचानना बहुत सरल है ऑफ कोर्स, इसमें कोई शंका नहीं। जिंदा रहने, जैसे इसकी दूसरी पहचान बता देता हूं, कितने प्रतिशत लोग हैं जो सामान से सम्मान की तलाश में हैं, सुविधा से सुख की तलाश में हैं? ये सभी भ्रमित हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया? ये भ्रमित हैं कि जागृत हैं? पाने वाले भी जागृत हैं और देने वाले भी भ्रमित। दुखी हुआ तो मतलब वो भी भ्रमित। तो ये सब भ्रमित है। तो भ्रमित का इतना ही मतलब हुआ कि मैं स्वयं को शरीर मान के जीता हूँ, जिंदा रहने को मैंने जीना माना है, सुविधा को मैंने जिंदा माना है, पढ़ाई लिखाई को जीना माना है, पद मिलने को जीना माना है। अब पता चला कि भाई ये जीना नहीं है। सूत्र हो गया, जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। जीने की दुनिया अलग है, उसका सामान अलग है, उसकी तैयारी अलग है। बस ऐसा काफ़ी कुछ बात हुई है मैं सोचता हूँ। हाँ जी, आगे चलो। सर इसको फिर क्या, जब हम बोलते हैं अध्यात्म में ईश्वर है, तो फिर ये खाली स्थान एक तरह से ईश्वर का ही थोड़ा लग रहा है।
धीरे धीरे कर लेते हैं, हौले हौले होता है। हाँ जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए, अब जितनी सारी बातचीत हो गई, अब कुछ और सुखद बातें करते हैं। देखिए, इस खाली स्थान को एक नाम दिया सत्य। सत्य, सत्य मतलब सत्य का मतलब है जो कभी नहीं बदलता है, सदा सदा एक सा विद्यमान है, सदा सदा उसके होने का कोई भास होता है, वो एक सच्चाई है, वो एक वास्तविकता है। तो एक ऐसी वास्तविकता जो कभी नहीं बदलता है और जो सदा सदा एक जैसा है और जो स्वयं में क्रिया शून्य है, क्रिया शून्य होते हुए ऊर्जा स्वरूप है, उसमें होने मात्र से सभी इकाइयाँ अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं और सभी इकाइयाँ पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं, इसलिए सभी इकाइयाँ पूर्णता को व्यक्त करती हैं। मानव के अलावा सभी इकाइयाँ आचरण की निश्चितता के रूप में पूर्णता को व्यक्त कर ही रही हैं। मानव में भी अपनी पूर्णता की तलाश है, पूर्णता की प्यास है, उसी के लिए सदियों सदियों से उसने अस्तित्व को समझने की कोशिश की है। जिसने जिस चीज़ में पूर्णता को पहचाना है उसी के लिए प्रयासरत है ही। जिसको लगता है पैसा आने से पूर्ण हो जाऊंगा, पैसे के लिए दौड़ता है। जिसको लगता है पद होने से हो जाऊंगा, ज्ञान होने से हो जाऊंगा। आज भी हर मानव जिस चीज़ को मानता है, जिस चीज़ से पूर्ण हो जाऊंगा मानता है, मेरी ज़िंदगी में कमी पूरी हो जाएगी, उसके लिए दौड़ ही रहा है, दौड़ता ही रहेगा। तो इसका मतलब एक ऐसी वास्तविकता जो कि नित्य है। नित्य है क्या मतलब? देखो, 3 शब्द आते हैं। एक शब्द है जिसको कह रहे हैं परिवर्तनशील है, एक शब्द है जिसको कह रहे हैं कि निरंतर है, एक शब्द है जिसको कह रहे हैं कि नित्य है। ये 3 अलग अलग शब्द हैं। निरंतर कौन है? जड़ संसार परिवर्तनशील है। जीवन निरंतर है, अमर है। और ये खाली स्थान व्यापक वस्तु, इसको व्यापक भी कहा क्योंकि एक फैली हुई वस्तु है, इसलिए एक नाम व्यापक भी है। ये नित्य है, इसको नित्य कहा। एक और जो बहुत नित्य, सत्य, बुद्ध और शुद्ध। बुद्ध का मतलब है कि बोधगम्य है, उसको जाना जा सकता है। बोधगम्य है, उसको जाना जा सकता है। एक खाली स्थान अनुभव में आता है। एक वास्तविकता, जैसे हम और आप एक वास्तविकता हैं, है ना? खाली स्थान एक वास्तविकता है, ये अनुभव में आता है, तर्क में आता है, इसका भास होता है। और ऐसे ही एक बढ़िया चीज़ ये है कि ये शुद्ध है, ये समझने लायक है, क्योंकि मानव का सारा ध्यान उसी बात में है कि सुख कहाँ से मिलेगा। तो ये थोड़ा सुख से जुड़ता है, इसलिए इसको थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, अब यहाँ बात कर रहे हैं तो पहले बात ये करते हैं कि ये कल्पनाशीलता चीज़ क्या है। कल्पनाशीलता चीज़ क्या है? जैसे कल्पनाशीलता का कोई आकार है, आयतन है, मास है, भार है, सीमा है। ऐसा हमारा ध्यान चला गया। पेन में मास है, वेट है, आकार है, आयतन है, लेकिन पेन की समझ में आकार, आयतन, घन है? नहीं। तो एक हमारा ध्यान ये गया कि ये कल्पनाशीलता चीज क्या है।
कल्पनाशीलता सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? असीमित वस्तु है। इसका मतलब क्या चीज पूरे एग्जिस्टेंस में, पूरे अस्तित्व में क्या चीज है जो असीमित है, जिसका आकार नहीं है, वेट नहीं है, मास नहीं है? तो खाली स्थान एकमात्र वास्तविकता है जिसमें कोई वेट नहीं है, मास नहीं है, आकार नहीं है, सीमा नहीं है, क्रिया नहीं है। और उसी तरह से जब हम कल्पनाशीलता को देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कल्पनाशीलता मूल ऊर्जा और जड़ संसार, मूल ऊर्जा जड़ संसार से क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त है। मूल ऊर्जा और इकाई, जड़ इकाई, दोनों का जो सहअस्तित्व है, जो दोनों का जो कोएग्जिस्टेंस है, उसमें क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। मूल ऊर्जा और प्राण संसार, कोशिकाओं से बनी हुई रचना का जो सहअस्तित्व है, उसमें व्यक्त प्रभाव स्पंदनशीलता है। पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन और मूल ऊर्जा के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव संवेदनशीलता है। उसी तरह से मानव शरीर को चलाता हुआ जीवन और मूल ऊर्जा के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव कल्पनाशीलता है। तो हमारे को कल्पनाशीलता पे थोड़ी सी जगह बनी कि ये कल्पनाशीलता चीज क्या है, कहाँ से आ गई। तो क्या चीज है? मूल ऊर्जा और जीवन के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव कल्पनाशीलता है। कैसे समझा? जिस तरह से मूल ऊर्जा स्वयं में क्रिया शून्य है और उसका कोई आकार नहीं है, उसमें कोई मास नहीं है, वेट नहीं है ना? उसी तरह से कल्पनाशीलता को भी देखते हैं तो कल्पनाशीलता भी ऐसे ही महिमा दिखाई देती है जिसका कोई आकार नहीं है, वेट नहीं है, मास नहीं है ना? और उसमें कोई क्रिया भी नहीं है। क्रिया का प्रभाव, क्रिया से व्यक्त प्रभाव है, कल्पनाशीलता स्वयं में क्रिया नहीं है। तो एक थोड़ी सी जगह और नजदीक आए, हमको कल्पनाशीलता का पता चला। बात पहुंच रही? कल्पनाशीलता फील होती है? कल्पनाशीलता फील नहीं होती है? तो मैं क्या गाना बजा रहा हूं? देखो और समझते हैं। विचार की ताकत का पता चलता है। मुझ में विचार करने की ताकत है। अब विचार की ताकत पे मैं चाय रखूं कि मोक्ष रखूं कि मर्डर रखूं कि हत्या रखूं, विचार की ताकत बनी हुई है। हम सभी में विचार की ताकत है और विचार की ताकत सीमित है कि असीमित है? कितना भी सोचें, सोचने की ताकत खत्म नहीं हो रही है। तो इसको बोल रहे हैं कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता का मतलब है मानव में निरंतर सुख के पूर्वक जीने की आशा है, आशा है। मानव में विचार करने की, विश्लेषण करने की ताकत है। मानव में इच्छा भी लगातार बना ही रहता है, सुखी होने की इच्छा भी लगातार बना ही रहता है। आशा, विचार, इच्छा को एक जगह मिला के बोलते हैं तो इसका नाम कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता समझ में आ गई? कल्पनाशीलता किसको बोल रहे हैं? तो मानव में जितना सोच विचार है, जितना विश्लेषण है, जितना आशा है, जितनी इच्छा है, इन सब चीजों को मिलाया, एक शब्द में बोला तो इसका नाम कल्पनाशीलता है। अपने और क्लियरली समझने के लिए बोला कि भैया कितना भी सोचें, कितना भी विचार करें, विचार की ताकत खत्म नहीं होती है। विचार में मैं किस चीज के बारे विचार करता हूं, इसको मैं बदल सकता हूं। हर व्यक्ति की जैसी चेतना है वैसा विचार करता है ना? चेतना के स्तर हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई भी चेतना का व्यक्ति हो, उसके पास विचार की ताकत हमेशा बनी ही रहती है। अब आ गया? ठीक है।
अब ये जो विचार की ताकत है, इसका कोई आकार है 6-4? नहीं। इसका कोई मास है? इसका कोई वेट है? इसका कोई आकार है? तो ये समझ में आया, कल्पनाशीलता वो चीज है जिसका कोई आकार नहीं है, आयतन नहीं है, वेट नहीं है, मास नहीं है। ऐसी क्या चीज अस्तित्व में है जिसमें आकार नहीं है, वेट नहीं है, मास नहीं है? तो खाली स्थान एकमात्र ऐसी महिमा है जिसका कोई आकार नहीं है, वेट नहीं है, मास नहीं है। तो पता चलता है इस कल्पनाशीलता की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो व्यापक वस्तु जैसा लगता है उससे मैच करता है। तो कल्पनाशीलता व्यापक वस्तु नहीं है, लेकिन कल्पनाशीलता और जीवन के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव कल्पनाशीलता है। जैसे लाइट और पंखे के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव हवा है, बल्ब और लाइट के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव प्रकाश है, एसी और लाइट के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव ठंडक है। इसी तरह से हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है और अपनी उपयोगिता अनुसार अपनी भूमिका को प्ले कर रही है। तो उस दृष्टि से हमने देखा कि बेसिकली कल्पनाशीलता मूल ऊर्जा जीवन के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव है। मूल ऊर्जा और जड़ परमाणु के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव ध्वनि, ताप और विद्युत के रूप में व्यक्त होता है। कभी और आगे हायर लेवल पे जाएंगे, आगे शिविर करेंगे तो और फाइन डिटेल में जाएंगे। अभी केवल कुछ ऊपर की परतें खुल रही, लेकिन कम से कम कुछ बेसिक चीजें हमको पकड़ में आ रही हैं कि हम कैसे इस पे सोच सकते हैं। सोच के तुरंत स्वीकारा जाए इसकी जरूरत नहीं है, शोध पूर्वक समझना होता है। डिफरेंट लॉजिक और डिफरेंट आयाम में लगातार हम सोचते हैं, चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं। कोई पॉइंट पे लगता है कि हाँ अब ये मेरे को स्वीकार हो रहा है। स्वीकार होने के भी कई लेवल हो सकते हैं। चलिए, तो हमको पता चला कि कल्पनाशीलता क्या होती है। बात पहुंचे, मानव में कल्पनाशीलता कहाँ से आई? मूल ऊर्जा जीवन से कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है, सहअस्तित्व ही व्यक्त है ना, ये साथ में बनाए रखने की बात है। अब चलो, अब आगे चलते हैं। अब भाव क्या है? भाव मतलब सुख। भाव क्या है? भाव मतलब हाँ, भूल गए पहला दिन। भाव की स्वीकृति। भाव मतलब होना। अब दोबारा वहीं आते हैं हॉस्पिटल में जहां बच्चा हुआ था। याद है? बच्चा हुआ था, हॉस्पिटल में चलते। एक नर्स उस बच्चे को लेके आ रही है। बच्चा क्या है? भाव, होना। बच्चा है भाव। सभी मैडम, सभी बहनें उस बच्चे को देख रही हैं। कैसे देख रही हैं? कल्पनाशीलता से। कुछ भी दिखाई देता है तो कल्पनाशीलता से दिखाई देता है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। कल्पनाशीलता पूर्वक आंख के माध्यम से मैंने बच्चा देखा। सारे लोगों में उस बच्चे के प्रति भाव क्या आया? बच्चा है, मेरा हो सकता है। एक कौतूहल। धीरे से वो बच्चा लाके किसी एक की गोदी में टिक गया। उसी क्षण से उस मां की कल्पनाशीलता में बच्चा समा गया। उस मां की कल्पनाशीलता में बच्चा समा गया। मां की कल्पनाशीलता में उस बच्चे की पहचान हो गई और कल्पनाशीलता उस बच्चे के स्वरूप में आ गई। उसी क्षण से मेरी कल्पनाशीलता क्या हुई? बच्चे के स्वरूप में परिवर्तित हो गई। अब वो कल्पनाशीलता है कि अब वो भाव बन गई? तो कल्पनाशीलता भाव में परिवर्तित हो गई। बात पहुंच पाई?
सर अरे ये वो शब्द हैं जिन पे बात ही नहीं हो सकती है। कितनी भी बात करो नहीं पकड़ में आता यार, जड़ पूंछ किधर से बात करें। एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं जिनको हम बोलते थे कि ज्ञान निर्वचनीय है और अव्यक्त है। आपके सामने इस अनुसंधान के माध्यम से ज्ञान वचनीय है और व्यक्त है। हम हर चीज पे उंगली रख के बात कर पा रहे हैं कि देखो ये है। तो क्या हुआ? कल्पनाशीलता, सोचने समझने की ताकत। मेरी कल्पनाशीलता में वो बच्चा स्वीकार हो गया। अब वो बच्चा मेरे लिए बच्चा है, भाव है। तो मेरी कल्पनाशीलता में जैसे ही मैंने बच्चे को स्वीकार किया तो मेरी कल्पनाशीलता भाव में परिवर्तित हो गया। ये भाव मतलब सुख। जैसे ही मैं भव को स्वीकारा, इसका नाम सुख है। तो जैसे ही मैंने किसी को मेरा स्वीकारा कि मेरा है ना, और जैसे ही मैंने, और देखो इसी एग्जाम्पल से हम अपने पास भी आ सकते हैं। मैं हूं, मैं जीवन हूं। इस जीवन को पहचानने वाला कौन है? मैं ही हूं। मैं ही जीवन हूं। और कल्पनाशीलता किसमें है? जीवन की ही अभिव्यक्ति है। जीवन की अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता स्वयं के साथ तदाकार हो जाती है। तो मैं स्वयं को पहचान हाँ मैं हूं। बस इतना ही काम है, बिल्कुल इतना ही है। केवल फर्क इतना है, जब कल्पनाशीलता बच्चे के साथ तदाकार हुई तो ये मन की क्रिया है। मन की ताकत है कि वो भौतिक रासायनिक संसार के साथ तदाकार होता है। मन की ही ताकत है कि वो फिजिकल चीजों को पहचानता है। मन की ताकत का हमको अभ्यास है, उसकी हमको योग्यता है। लेकिन चित्त की ताकत है कि वो निरंतर वास्तविकता को पहचानता है। मन की औकात नहीं है कि वो निरंतर वास्तविकता को पहचाने। मन एक फैकल्टी है, वृत्ति एक फैकल्टी है, चित्त एक है, बुद्धि एक है। सबकी अपनी अपनी ताकत है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, या सबकी अपनी कैपेबिलिटी है। चित्त की ताकत है कि वो निरंतर वास्तविकता को पहचानता है। वो सारा नियम निरंतर है। जड़ परमाणु भी निरंतर है, वो भी सूक्ष्म है। तो जड़ परमाणु परिवर्तनशील है लेकिन होने के रूप में बना ही रहता है। तो ये पहचानने की ताकत चित्त में है। तो चित्त सूक्ष्म रियलिटी के साथ तदाकार होता है। अब चित्त को प्रयोग करने की ताकत हमारी नहीं है। इसलिए बार बार सुन के भी सुना सुना सा लगता है। वो मजा नहीं आता है जिस मजे की मुझको तलाश। वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं फिजिकल चीजें पहचान पाता हूं। लेकिन मैं ही जब उन सूक्ष्म चीजों की चर्चा करता हूं, उन सूक्ष्म चीजों को पहचानना चाहता हूं, वो क्लैरिटी, वो कॉन्फिडेंस, स्वीकार्यता का वो लेवल जो जड़ संसार के साथ आता है, वो चैतन्य के साथ नहीं आता। क्यों? क्योंकि चित्त अभी शुद्ध नहीं है। चित्त अभी शुद्ध नहीं है। चित्त में बहुत सारी लहरें हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की लहरें हैं। चित्त कई जगह उलझा हुआ है। अभी चित्त को कुछ और चीज की तलाश है। यार बस टर्नओवर इतना हो जाए, सैलरी इतनी हो जाए, मकान 2 BHK 3 BHK हो जाए, है ना, ये प्रमोशन हो जाए, कि ये बच्चा आ जाए, कि ये नौकरी। अभी यदि जिस चीज की तलाश है वही तो मिलेगा। जिस चीज की अपनी तलाश नहीं है वो कैसे मिलेगा? ये संभव ही नहीं है। कब उस चीज की तलाश होगी? कोई दिन ये कोर्स पूरा हो जाता है। क्या कोर्स पूरा हो गया? यार पैसा अच्छी बात है, मेरी ज़रूरत है, पर ये ज़िंदगी नहीं है। पद अच्छी बात है, स्वयं को व्यक्त करने का अवसर है, पर ये ज़िंदगी नहीं है। कोई मोमेंट पे मैं निष्कर्ष ले पाता हूँ कि जो जहाँ ज़िंदगी नहीं है मैं उसको पहचान लेता हूँ। जिस दिन जहाँ ज़िंदगी नहीं है मैं उसको पहचान लेता हूँ, तो जहाँ ज़िंदगी है उसको पहचानने की क्वालिफिकेशन तैयार हो जाती। तो मुश्किल काम नहीं है, लेकिन थोड़ा परंपरा के लिए नया काम है। पहली कार बनी होगी तो कितना श्रम लगा होगा। आप कल्पना तो करें कि जिन चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट कह रहे थे,
ज्ञान को कहा नहीं जा सकता है, बोला नहीं जा सकता है। क्लासरूम में हंसते खेलते चर्चा करते हुए, जलेबी और समोसा खाते हुए हम आत्मज्ञान को पा रहे हैं। तो ये ठीक है, कम से कम बैठे बैठे तो कोई क्षण में तो लगने लगता है कि नहीं यार कुछ तो है मामला। भास आभास होता है, कोई क्षण में छूता है, जितनी हमारी स्थिति है उतना छूता है। एक बार भी ठीक से छू गया तो वो जो छूने का एहसास है, सच्चाई को जो छूने का एहसास है, फिर बाकी चीजें और फीकी लगने लगती हैं। फिर वो क्या था जो दिखा था, उस समय जो एहसास हुआ था वो कैसा था, मैं उसी एहसास को पाना चाहता हूँ, उसी स्थिति को पाना चाहता हूँ। ये चित्त जितना हल्का होता है, उसके हल्केपन को महसूस, क्योंकि मैंने भारी वाला चित्त भी देखा था, मैंने तो देखा था, मैंने बहुत जम के देखा है, तमाम चित्त के सारे कलर देखे हैं। मैंने उस भारी वाले चित्त को भी देखा था और उसकी मैंने तबाही को भी देखा था, और उससे मुक्त होने की बड़ी कामना थी कि नहीं यार ये चल रहा है, ये भिखारीपन ठीक नहीं है। किसी को भी देख के लार टपकती है, किसी को भी देख के लालच आता है, किसी को भी देख के कंपैरिजन होता है, और किसी को भी देख के द्वेष पैदा होता है, कहीं अपनी पहचान का खतरा पैदा होता है। ये जो तमाम इतना ऊंचा नीचा चलते रहता है, ये ठीक नहीं है। तो जब आपने उसको भोगा होगा, हम सभी उसको भोगते हैं कम और ज़्यादा, तो उसका एहसास हमारे पास है ही है, तो हम कंपेयर कर पाते हैं उस समय मैं कैसा फील करता था और अब कैसा फील होता है। ये बिल्कुल उससे भी ज़्यादा साफ दिखता है, जितना मैं आपको देख रहा हूँ वैसा ही दिखता है, उतना ही साफ दिखता है। एक बार ये जर्नी शुरू हो जाती है तो एक बार ये हमारे ध्यान में आ गया कि बेसिकली अब कम से कम कल्पनाशीलता मेरे लिए कौतूहल नहीं है, कल्पनाशीलता को कम से कम लॉजिक मेरे पास है कि हाँ यार ये कल्पनाशीलता कहाँ से आ रही है, कुछ तो बात हो गई। अभी कल्पनाशीलता से हमको जड़ संसार को पहचानने की आदत है, क्योंकि मन वृत्ति चित्त पे हमारा अधिकार बना हुआ है। मन वृत्ति चित्त जड़ संसार के साथ में काम कर रहा है, चित्त का गति पार्ट। लेकिन सूक्ष्म रियलिटी को पहचानना, जड़ परमाणु भी सूक्ष्म है, चैतन्य परमाणु भी सूक्ष्म है, व्यवहार भी सूक्ष्म है, व्यवहार के नियम भी सूक्ष्म हैं, और व्यापक वस्तु तो सूक्ष्मतम है। अब ये दुनिया चित्त के ऊपर शुरू होती है। तो चित्त, बुद्धि और आत्मा, ये इनका अधिकार बनता है। कल इस पे हम काफ़ी फैल के चर्चा करेंगे, कहाँ तक हमारी जीवन गति तृप्ति जीवन की तलाश है, तो जीवन क्रिया में अपनी वर्तमान स्थिति को पहचानेंगे, जीवन में हम अपनी तृप्ति की स्थली को पहचानेंगे, और उस यात्रा के लिए कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें तो उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। इस सारी चर्चा में मैंने ये कहने की कोशिश की कि भाव क्या है। भाव क्या है, इसमें 2 लाइनें और ऐड करता हूं। अभी हमारा भाव कैसा है, परिवर्तनशील। क्यों? क्योंकि कल्पनाशीलता परिवर्तनशील चीजों के साथ तदाकार हुई है। कल्पनाशीलता में हमने परिवर्तनशील चीजों को पहचाना है। यदि भाव परिवर्तनशील है तो भाव, जो हम लोग पुराने दर्शन से जुड़े हुए हैं, उनको दूसरी भाषा में कहा जा सकता है, अभी हम रूप और गुण को पहचानते हैं। रूप और गुण परिवर्तनशील है, इसलिए रूप और गुण से पैदा हुआ भाव भी परिवर्तनशील है। स्वभाव धर्म को पहचानते हैं, तो स्वभाव धर्म की निरंतरता है, तो भाव की निरंतरता भी हो जाती है। तो अब हमको ये पता चल गया। तो बेसिकली जो संवेदनशीलता हम कह रहे हैं, ये शरीर सापेक्ष भाव है। दूसरे के शरीर को कष्ट ना हो, उसके लिए अपने तन मन धन का नियोजन, लेकिन दूसरे, मैं भी जीवन रूप में दुखी ना हूं, दूसरा भी जीवन रूप में दुखी ना हो, इसके लिए उस सूक्ष्म रियलिटी को पहचानना होगा। वो अभी हमारे पास उसकी सूचना ही नहीं थी। एक बहुत बढ़िया बात कहना चाहता हूं, देखो अब एक बात समझ में आ गया कि हम चाहे आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, कि हम ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो बहुत ही खतरनाक है, उसमें कुछ ही नहीं दिखाई देता है। करंट किधर से आया, इलेक्ट्रॉन किधर निकल गया, इक्वेशन दिखाई देती है, वस्तु कोई दिखाई नहीं देती है। कम से कम सिविल इंजीनियरिंग करते हैं तो दीवार दिखाई देती है। करंट सूक्ष्म वस्तु है, केवल हम थियरी में पढ़ते हैं, परमाणु आता है, इलेक्ट्रॉन आता है जाता है, दिखता हमको कुछ नहीं है। हमको केवल इक्वेशन दिखती है, उसमें वैल्यू डाल के आंसर निकाल देते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम वो तर्क की महिमा है कि तर्क तात्विकता को छूता है। तर्क हमको उस जगह तक ले जाके इशारा कर देता है, देखो माल इस कमरे में है, कमरे के बाहर तक ले जाके खड़ा कर देता है। उसके बाद अनुभूति की यात्रा शुरू होती है। तो अभी जो हमारी यात्रा है, अभी जो मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मेरे को ये भरोसा हुआ है कि इस रास्ते पे चल के ज्ञान या अनुभूति को पाया जा सकता है। वो भरोसा मेरे को कैसे हुआ? मेरे को ये भरोसा हुआ कि यदि हमारे को जड़ संसार की स्पष्ट सूचना मिल गई तो मेरी कल्पनाशीलता उसके साथ अदाकार हो जाती है। हमने कार बनाई, हेलीकॉप्टर बनाया, चांद पे चले गए। यदि जड़ संसार की, और एक नया बच्चा जब पैदा होता है, जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके जो कुछ भी आज तक डेवलप हुआ है, वो अपने 20 साल में उस हाइट को पा लेता है जितनी मानवता की अभी की हाइट है। ये कितनी अद्भुत बात है। मानवता ने जो लाखों साल में पाया और जहां तक पहुंची, एक बच्चा उस परिवेश में पैदा होकर 20 साल में उस हाइट को पा लेता है। पा सकता है, पाता ही है, और बल्कि उससे आगे भी छलांग मार के दिखाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि इस सृष्टि के सारे नियम उद्घाटित हो गए, ये व्यापक कहां से आ गया, ये परमाणु कहां से आ गए, ये क्यों साथ में मिल गए, क्यों ये व्यक्त हो गया, इसका क्या पर्पस है, यदि सारी चीजों को हम भाषा से, तर्क से एज इट इज कह पाए, तो कल्पनाशीलता में तो वो ताकत पहले से ही रखी है कि वो उसके साथ अदाकार हो सकता है। इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, आत्मा चीज क्या है, कहां से आ गया, किसने बना दिया, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी परंपरा में नहीं है। हमने कहा ईश्वर का अंश है, वो प्रूव नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इस दर्शन की जो मौलिक अनुसंधान है वो 3 ही शब्द में है, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। गठन पूर्णता मतलब परमाणु है अस्तित्व में, कहां से परमाणु कहां से आ गया, थोड़े से मेरे को लगता है जब चली रही है तो ये बात भी कर लेते हैं। ये व्यापक कहां से आ गया, ये व्यापक को किसने बनाया, ये व्यापक कहां से आ गया, तो पता चला कि ये व्यापक, ये खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य है, इसका मतलब आना भी क्रिया, जाना भी क्रिया, जन्मना भी क्रिया, मरना भी क्रिया, लेना भी क्रिया, देना भी क्रिया। तो ना इसको थैंक यू बोल सकते हैं क्योंकि लेने वाला ही कोई नहीं है। तो पता चला एक ऐसी वास्तविकता जो स्वयं में क्रिया शून्य है, उसका जन्म ही नहीं हो सकता, इसलिए वो अजन्मा है। उसका मृत्यु भी नहीं है, इसलिए अनादि है। वो अजन्मा है, अनादि है, ना कहीं से आया ना कहीं जाएगा। इसका मतलब कहां से आया, कहां से आया, ये क्वेश्चन ही कहां से आया, ये क्वेश्चन हमारी जड़ संसार की कंडीशनिंग से आया। क्योंकि हमने बच्चे को मां से आते हुए देखा, अनाज को खेत से आते हुए देखा, दूध को गाय से आते हुए देखा, सामान को फैक्ट्री से आते हुए देखा, और किसी ने उसको बनाया। इसका मतलब हर चीज कहीं से आती है और कोई उसको बनाता है। यह हमारा भौतिक संसार से पैदा हुआ तर्क है। पता चला भौतिक संसार का तर्क इस संसार में काम ही नहीं आ रहा है। सच्चाई के बारे पता चला तो पता चला कि सच्चाई क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य का मतलब ना आना है ना जाना है, इसका मतलब है और है, खत्म। क्वेश्चन ही गिर गया। अब वो क्वेश्चन ही खत्म हो गया कि आया गया, तो पता चला कि खाली स्थान है। ना कहीं से आया, ना किसी से, ना ये किसी से पैदा हुआ, ना कोई इससे पैदा हुआ, क्योंकि ये किसी को पैदा करेगा तो भी क्रिया हो गई। ना ये किसी से पैदा हुआ, ना कोई इससे पैदा होता है,
ना ये कहीं से आया ना जाएगा, ना जन्म है ना मृत्यु है, इसलिए है और है। इकाइयां कहाँ से आ गई? इकाइयां कहाँ से आ गई? ये परमाणु कहाँ से आ गए? ये किसने ला दिया? ये किसने ला दिया? तो पता चला तीसरी चीज है नहीं, खाली स्थान पैदा करता नहीं, तीसरी चीज है नहीं। इसका मतलब है और है। तो पता चला ना खाली स्थान से कुछ पैदा हुआ, इसका मतलब ना जड़ से चेतना पैदा हुई, विज्ञान, ना चेतना से जड़ पैदा हुआ, अध्यात्म। दोनों गिर गया, दोनों गिर गया। अद्भुत है भाई, अद्भुत है। अभी नहीं, 2 मिनट बैठिए। तो ये क्लैरिटी बनी, ना खाली स्थान से इकाइयां पैदा हुई, ना इकाइयों से चेतना पैदा हुई। इसका मतलब है केवल सहअस्तित्व है, नित्य वर्तमान है। नित्य वर्तमान का मतलब है और है। इसलिए अस्तित्व सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व का मतलब टेक्निकली मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयां नित्य वर्तमान है, हमेशा हमेशा है। और मूल ऊर्जा स्वयं में पूर्ण है, इसलिए सभी इकाइयां मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं, गर्भित हैं। पूर्णता के लिए लगातार वो अपनी पूर्णता को आचरण की निश्चितता के रूप में व्यक्त करती हैं। मानव में भी उसी निश्चितता की, उसी पूर्णता की प्यास है। उसी को हम कह रहे हैं कि हाँ, ये आचरण है। कितना बढ़िया! क्या निकला? क्या निकला? सहअस्तित्व है और सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है। इतना ही निकला। आया गया का चक्कर ही खत्म हो गया। तो यहाँ से ये बात भी क्लैरिटी हो गई कि हाँ, ये हमेशा है ही। मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा, ओहो हो 1:30 बज गया, पता ही नहीं चला। समय समाप्त होता है। अब सब ब्रेक के बाद आप मेरे से बात कर लेना। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक।